हाँ, हम्म। हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, मैनिफेस्टेशन थ्रू भक्तामर मंत्रस। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने प्रणव मंत्र से, है जो है ओम। तो मैं चाहूंगी आप लोग सब बिल्कुल थोड़े एकदम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर अपने पैरों पर रख ले, और आंखें बंद करके हम 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। प्लीज सब मेरे साथ जुड़ें और ओम की चैंटिंग करें। ओम। 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 तो भगवान आदिनाथ और आचार्य मांगतुंग जी के आशीर्वाद से हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लगा, अभी हमने सिर्फ 3 बार कुछ सेकंड के लिए ओम की चैंटिंग की, तो कैसा लगा आपको? आई एम श्योर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बॉडी में। वाइब्रेशन फील हुआ, थोड़ा पीसफुल लगा, हम्म। थोड़ा ब्लिसफुल लगा। और हम जो अभी बिल्कुल केओटिक मोड में थे, सडनली हम थोड़े सेटल डाउन हो गए, राइट? तो सिर्फ ओम की कुछ सेकंड की चैंटिंग से ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। क्यों पड़ा, वो हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम समझते जाएंगे। अभी हम सिर्फ एब्जॉर्ब करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। अब आपसे एक और सवाल करना, कुछ सवाल है मेरे, ताकि आप आपकी नजर उन चीजों पर पड़े जो हम इग्नोर कर देते हैं कई बार। हाउ डू यू फील व्हेन समवन अप्रिशिएट्स यू? जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो आपको कैसा लगता है? सिंपल अप्रिसिएशन, सबसे सिंपल क्या है? अरे वाह, ड्रेस बहुत जच रही है आप पर, सिर्फ इतना ही बोल दिया तो कैसा फील होता है? सडनली हम बहुत हैप्पी फील होते हैं। सारे हैप्पी हॉर्मोन्स, चाहे वो डोपामाइन हो, चाहे एंडोफिन हो, चाहे ऑक्सीटोसिन हो, सबका एक गश आ जाता है हमारे अंदर। वी स्टार्ट फीलिंग वेरी हैप्पी। एक सडन एक हैप्पीनेस की फीलिंग आ जाती है। और वही अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हमें कैसा लगता है? सिर्फ इतना ही बोल दिया, आपके हस्बैंड ने ही बोल दिया कि अरे जो कपड़े पहनी हो उसमें थोड़ी आज मोटी दिख रही हो, बस इतना बोलना था। फिर या तो कुछ हो जाएगा, या फिर आप वापस जाएंगे कपड़ा बदलने के लिए, राइट? तो सिर्फ इतनी सी सेंटेंस ने आपके पूरे मेंटल पीस को, जिससे आप रेडी हुई थी, डिस्टर्ब कर दिया। तो यानी ये क्या हो रहा है? साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी है। और जो पॉजिटिव वर्ड्स और थॉट्स हैं वो क्या करते हैं? हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। और वहीं नेगेटिव वर्ड्स एंड थॉट्स हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। और ये बहुत सुंदर रिसर्च किया गया है, जिसमें डिफरेंट इमोशंस के बारे में बताया गया है कि कैसे डिफरेंट इमोशंस हमारे हमें किस फ्रीक्वेंसी पे लेके जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम गिल्ट का, शेम का, इस तरह का अगर हम फीलिंग रखते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज। जब हम गुस्से की फीलिंग, इमोशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं तो 150 हर्ट्ज हो जाती है। वही जब हम लव और ग्रैटिट्यूड में वाइब्रेट करते हैं तो हम 500 600 के रेंज में जाते हैं। और अभी जो हमने ओम की चैंटिंग की थी, जिसके कुछ सेकंड की चैंटिंग से हमें बहुत पीसफुल और ब्लिसफुल फीलिंग आई थी, तो वहां पर हम कब कहां पहुंच गए? मोर देन 700 हर्ट्ज। दैट इज और स्टेट ऑफ डीप मंत्रा मेडिटेशन, वो हमको एनलाइटमेंट की स्टेट पर लेके जाता है। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे अंदर फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। और जब हम मंत्र को फुल इमोशंस के साथ चैंट करते हैं तो हम हाईएस्ट लेवल ऑफ वाइब्रेशन पे पहुंच जाते हैं, दैट इज इन द रेंज ऑफ 700 to 1000 हर्ट्ज। यहां पे प्लीज आप मेरी बात को नोट करिएगा। मंत्र को जब हम फुल इमोशन के साथ, भाव के साथ, ट्रस्ट के साथ चैंट करते हैं, अदरवाइज हम एक तोते को भी मंत्र रटा सकते हैं, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को करिएगा चेक, वो नहीं आएगा 700 हर्ट्ज।
700 हर्ट्ज तभी आएगा जब उस मंत्र के साथ आपके भाव जुड़े होंगे, तभी आप वो एक एनलाइटमेंट की स्टेट तक पहुंचेंगे। अब कुछ रिसर्च भी हुए हैं साउंड वाइब्रेशंस के ऊपर में। जापान के एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं जिन्हें नोबेल प्राइज में मिला है, डॉक्टर इमोटो। डॉक्टर इमोटो ने एक बहुत अमेजिंग रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने पाया कि जब हम वाटर को, एक गिलास पानी को, जब हम कुछ अच्छे शब्द कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसे कहते हैं कि आई लव यू, यू आर सो इम्पोर्टेंट टू मी, आप मुझे हीलिंग एनर्जी देते हो, आपके कारण मैं जीवित हूं, तो उस वाटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और वहीं जब हम उसको मंत्रित करते हैं, जब हम ओम की चैंटिंग करते, कल अर्चना जी आई थी, तो अर्चना जी ने बताया कि आप जब भक्तामर जी का पाठ करने बैठो तो साथ में एक कलश में या एक ग्लास में या कटोरे में आप जल रखो। जब आप वो चैंटिंग करोगे तो वो जल अपने आप मंत्रित हो जाएगा। तो उसका साइंस क्या है? उसका साइंस यही है कि जब वाटर को हम कुछ अच्छे शब्द कहते हैं या फिर हम उसे मंत्रित करते हैं, तो उसके अंदर एक ब्यूटिफुल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि आप सामने देख सकते हैं, वो एक ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर जब हम निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, बुराई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है। और वो कैसा फॉर्म लेता है? इस तरह का एक डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अब आप बोलेंगे कि पानी के साथ ठीक है, ओके, जल को हम जब ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, तो हमारा इससे क्या कनेक्शन? बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा ह्यूमन बॉडी 70% वाटर से बना हुआ है। तो जब जब आप अपने अंदर अच्छी सोच रखते हो, अच्छे विचार रखते हो, अच्छे इमोशंस रखते हो, तो आपके अंदर ऐसे ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। और वहीं अगर आप किसी की निंदा करते हो या आपके अंदर कुछ दुख है, आपके अंदर में कुछ हीन भावना है या कुछ प्रताड़ना है या कुछ एंगर है, तो आप इस तरह के डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अपने बॉडी में क्रिएट करते हैं। और उसके जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जब हम पूरी तल्लीनता के साथ में, इमोशंस के साथ में, पूरे ट्रस्ट के साथ में, सरेंडर भाव के साथ में, समर्पण के भाव के साथ जब हम मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, तो फिर क्या होता है? तब हमारे अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं जो हमारी वाइब्रेशंस को, हमारी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा देते हैं। तो अब चलते हैं कि मंत्र आखिर है क्या। बात तो हम मंत्रों की कर रहे हैं, लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि मंत्र क्या है। मंत्र कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल एंड डिवाइन साउंड्स है, जो क्या कर सकते हैं? हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? वो हमने जस्ट अभी देखा कि कैसे मंत्रों की चैंटिंग से हम 700, 800, 900 की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर सकते हैं। किस तरह से हमारे बॉडी का जो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन वो इतना ब्यूटिफुल क्रिस्टलाइन हो जाता है। इनफैक्ट मंत्रास आर मोर देन साउंड। वो सिर्फ साउंड नहीं है, वो वाइब्रेशनल कोड है जो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? वो हमारे चक्र सिस्टम के साथ, हमारे माइंड के साथ, हमारी सटल बॉडीज के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। अब ये चक्र सिस्टम क्या है, माइंड, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसको थोड़ा सा स्टॉप कर दे, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग देख नहीं पाएंगे एंड देन उन्हें समझ नहीं आ पाएंगी चीजें। तो अगर जो भी इस तरह से कर रहे, प्लीज आई रिक्वेस्ट है। चैट बॉक्स को बंद कर दे सोनल। हाँ, कर सकते जी हैं, मैम। प्रॉब्लम नहीं। मैं को चैट होस्ट बॉक्स को भी बंद कर निकाल दे। रही हूँ। को हाँ। होस्ट भी निकाल रही हूँ, जिसको बोलोगे तभी मैं ऑन स्पॉट कर दूंगी। बिल्कुल। हम्म। ओके, मेरा, हाँ, राइट। सो ये मंत्रास हमारे चक्रा सिस्टम, हमारी सटल बॉडीज, हमारे माइंड पर इम्पैक्ट करते हैं। अब ये चक्र सिस्टम, सटल बॉडीज और माइंड क्या है, इसके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम समझते जाएंगे। बट दे आर द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ आवर बीइंग। हम जो अचीव कर सकते हैं और हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सिर्फ हमारे सूक्ष्म शरीरों के कारण हो पाता है, हमारे चक्र के कारण हो पाता है और हमारे अचेतन मन के कारण हो पाता है। तो ये तीनों को हम आगे और समझेंगे, बट अभी हम ये समझते हैं कि जो मंत्र है वो उनका
इन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और मन क्या करते हैं? मन है मन और त्रय। मन मतलब हमारा माइंड और त्रय मतलब ट्रांसपोर्ट होना। तो मंत्र वो व्हीकल है। मंत्र वो व्हीकल है जो हमारे मन को हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाता है। इट्स बेसिकली एक लीज लाइन की तरह है कि ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसके साथ में हम मंत्रों के द्वारा जुड़ सकते हैं। ये हमारी एक लीज लाइन की तरह है जो हमें जोड़ता है। सो मंत्र चैंटिंग not only heals our body but also protects our mind and connect the chanter with the divine। यानी दिव्य ऊर्जा के साथ में मंत्र चैंटिंग जो है वो हमें कनेक्ट करता है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बहुत बड़ा एक रिसर्च हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में, हार्वर्ड का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो उनका एक सेक्शन है दैट इज जो डिवाइन और रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल रिसर्चेस पर फोकस करता है। तो हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल का रिसर्च है जो जिन्होंने पाया है कि मंत्र चैंटिंग से हम ब्रह्मांड की जो दिव्य ऊर्जा है उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं और हमारी बॉडी हील होती है और हमारा मन जो है, हमें मानसिक एज वेल एज शारीरिक, हमें दोनों ही बेनिफिट्स उससे मिलते हैं। अब मंत्र की बात हमने की। मंत्र एनर्जी क्रिएट करते हैं और जब वो मंत्र को हम कंटिन्यूस रिपीट करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो जप बन जाता है। और वो जप एक बहुत पावरफुल एक एनर्जी फील्ड को क्रिएट करता है। और वो एनर्जी फील्ड में जब हम जाते हैं तो हम जो चाहें वो ब्रह्मांड से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब ये जब कितनी बार करना चाहिए? मैंने कहा रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। तो कितनी बार रिपीट करो? तो हमें 108 बार मिनिमम रिपीट करना चाहिए। क्यों 108 बार? हम सब जानते हैं इसको। और कल रचना आंटी ने भी बताया, परसों अमरीश ने भी बताया कि जब आपको भक्ताम्बर जी की का अनुष्ठान करना है तो 9 बार श्लोक पढ़ना है, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ना है, 108 बार बीज मंत्र पढ़ना है। लेकिन 108 बार ही क्यों? क्योंकि 108 जो है वो कॉस्मिक बैलेंस का वो नंबर है। हमारे अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 800 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सन। और हमारे अर्थ और मून, पृथ्वी और चंद्र के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 108 टाइम्स डायमीटर ऑफ द मून है। तो जो 108 है वो कॉस्मिक बैलेंस का फिगर है, इसलिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस। और साथ ही साथ हमारे अंदर जो मर्म पॉइंट्स है, जो एनर्जी पॉइंट्स है, वो भी 108 है। तो हम जब 108 टाइम्स चैंट करते हैं तो हमारे एक एक एनर्जी पॉइंट एनर्जाइज्ड होते हैं, जिसके कारण हम उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को टैप कर सकते हैं। तो हमें 108 बार मिनिमम, एक राउंड जो एक हमारी माला है वो 108 बीट्स की बनी है, तो 108 टाइम्स हमें मिनिमम चैंटिंग करनी चाहिए। लेकिन क्या हमें 108 में रुक जाना चाहिए? मंत्र और जप एक्चुअल में हमारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाने चाहिए। यहां पे बहुत सारे दिव्य सब बैठे हैं जो मेरे साथ अग्री करेंगे, इनफैक्ट सर भी नोट करेंगे अभी जब मैं कहूंगी कि मंत्र चैंट करते 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 वो इतना आपके अंदर उतर गया है कि जब हम सोते हैं ना तो वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह अंदर बजता रहता है। हम कुछ भी करते हैं तो हमारे अंदर बजता रहता है। तो हमें एक्चुअल में उस स्टेज पर पहुंचना है कि मंत्र की चैंटिंग करते करते, पहले तो हम कॉन्शियसली चैंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने खाना बनाना कभी शुरू किया होगा सीखना, तो जब फर्स्ट टाइम बना रहे थे तो हम धीरे धीरे बनाते, ध्यान देते, नमक ज्यादा हुआ, कम हुआ, कैसा हुआ, मिर्ची कितनी हुई, हल्दी कितनी हुई, चखते भी जाते बीच बीच में कि भाई सही है नहीं है। बट कर प्रैक्टिस करते 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 क्या होता है, वो हमारे अचेतन मन में पूरा उतर जाता है। और उसके बाद आप फोन पे बात कर रही हैं, टीवी देख रही हैं, कुछ कर रही हैं, एक तरफ आप अपना कुछ काम करिए और एक तरफ खाना बन जाता है और उतना ही स्वादिष्ट रहता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज वो प्रोग्रामिंग हो गई है आपके अंदर। तो वैसे ही ये मंत्र भी जब हम चैंट करते जाते हैं ना वो हमारे अंदर प्रोग्राम हो जाते हैं, और ऐसे प्रोग्राम हो जाते हैं कि फिर हमें बाहर के माला की जरूरत नहीं है, वो 108 मणि वाले माला की। हमारा श्वास ही एक माला बन जाता है जिसे कहते हैं श्वासादि माला। और हर श्वास पे
वो मंत्र जो है वो अपने आप अनकॉन्शियसली छुपा रहता है, चाहे आप सो, चाहे बैठो, चाहे बात करो, चाहे कुछ भी करो, वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह आपके अंदर चलता जाता है। और हमें एक्चुअल में उसी स्टेज तक पहुंचना है। जिस दिन हम उस स्टेज पे पहुंच गए, यानी मैनिफेस्टेशन अचीव हो गया है। वही आपका सिग्नल है कि यस, वेदर आई हैव अचीव्ड और नॉट। अब वेज ऑफ डूइंग जप, हम जब जप कर रहे हैं तो हमें कैसे जप करना चाहिए? तो जप करने की अलग अलग विधि है जो हमारे शास्त्र में बताई गई है। सबसे पहले आता है वाचिक जप। वाचिक जप मतलब जोर जोर से बोलना। जैसे अभी हमने जब सत्र की शुरुआत की थी तो हमने नमोकार मंत्र, हमने उसका चैंटिंग किया था। मैंने आपसे ओमकार की चैंटिंग कराई थी। 9 अप्रैल को हमने सबसे बड़ा आई अनुष्ठान किया था, वो था नमोकार मंत्र का, जिसके लिए मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी जीतो को कि इतना अमेजिंग अनुष्ठान हुआ था वो। क्योंकि वाचिक जब हम जब सामूहिक अनुष्ठान करते हैं, कलेक्टिव, तब वाचिक जब सबसे श्रेष्ठ होता है। बिकॉज तब क्या होता है, जब हम साथ में चैंटिंग करते हैं तो मुझे एक चैंट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मैं अगर 10 लोगों के साथ चैंट कर रही हूं तो 10 लोगों की ऊर्जा से मैं प्रभावित हो रही हूं, और मेरा जो पावर है वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा है। जैसे परसों अमरीश जी ने बताया था कि वो सेशन जब लेते हैं तो वो लोगों का पहले रीडिंग चेक करते हैं, फिर कलेक्टिवली वो चैंट करवाते हैं, उसके बाद वापस से वो रीडिंग लेते हैं। और जब वापस से रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो क्यों चेंज हुई? बिकॉज वो वाचिक जप का प्रभाव था, उसके कारण वो रीडिंग चेंज हुई। क्योंकि वो जो जप का जो पावर था, वो फ्रीक्वेंसीज वो बॉडी में आई और वो चेंजेस लेके आई। लेकिन वाचिक जप जो है वो सामूहिक कलेक्टिव साधना के लिए अच्छा है। बट जब हम मंत्र साधना कर रहे हैं, जब हम खुद से एकांत में साधना कर रहे हैं, तब वाचिक जप उतना श्रेयस्कर नहीं होता है। तब और डिफरेंट जप के वेज हैं। एक है उपांशु जप। उपांशु जप में क्या होता है, मैं चाहूंगी आप लोग खुद अपने मन में नमोकार मंत्र या भक्तामर जी का प्रथम श्लोक जो है आप मन में बोलने की कोशिश करें। एक बार आप बोले, और जब बोल रहे हैं तो आपको क्या फील हो रहा है? आपकी जीभ हल्की हल्की हिल रही है क्या? आप नोट करिएगा कि जब आप जप करते हैं तो आप अपने जिह्वा का सहारा लेते हैं, आपकी जीभ हल्की हल्की बुदबुदाती है, हिलती है, दांत हल्के हल्के हिलते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये उपांशु जप है, जब आप जीभ का सहारा लेते हो। तो उपांशु जप इज बेटर देन वाचिक जप, बट उपांशु जप भी उतना श्रेयस्कर नहीं है। तो उपांशु जप, क्योंकि हम जब जीभ का सहारा लेते हैं तो वो एक डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट क्या है? मानसिक जप। तो मानसिक जप में क्या हो रहा है, हमने अपनी जीभ को स्टिल कर दिया। अब जीभ को हम कैसे स्टिल करेंगे? वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप ट्राई करिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जीभ जो है ना बहुत चंचल है, वो हिलेगी हिलेगी। साथ में आप उसका सपोर्ट चाहोगे, बिकॉज जब हम जीभ का सपोर्ट लेते हैं तो हमें और आसानी होती है, फास्टर चैंटिंग कर पाते हैं। आप ये सब ट्राई करिएगा, आप ये सारी उपयोग को आज ट्राई करिएगा घर पे कि ये कैसे हो रहा है। तो फिर जब आप इसका आप वो सपोर्ट लेते हो तो आपका आपकी साधना का लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। हमें जीभ की सहायता नहीं लेनी है। तो जीभ की सहायता नहीं लेने के लिए हमें क्या करना है? तो एक बहुत अमेजिंग मुद्रा है, वो है जिह्वा जिह्वा बंद मुद्रा, जिसमें अपने टंग को हम रोल कर लेते हैं और अपने सॉफ्ट पैलेट के साथ पीछे टच कर लेते हैं। बट यहां पे मैं सबको ये सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि सबका क्या लेवल है प्राणायाम करने का और साधना करने का। तो आप बहुत ज्यादा पीछे तक टच नहीं करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप हल्का सा जीभ को रोल कर लीजिए, सिंपल रोल करके जीभ को अटका लीजिए, ताकि वो इधर इधर हिले नहीं, क्योंकि जीभ बड़ी लचीली है, वो हिलती रहती है। हमें उसे अटका लेना है, और अटका के अब आप अपना जप कीजिए। आप देखेंगे कि जप करने में आपका ज्यादा मन लगेगा और ज्यादा पावर आएगा। लेकिन मानसिक जप भी उतना श्रेष्ठ नहीं है। नेक्स्ट है सगर्भ अगर्भ जप, यानी कि हम अब मानसिक से एक लेवल पे जा रहे हैं। जीभ को हमने होल्ड करा दिया है, हम जीभ का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, और अब हम अपने मंत्र को किसके साथ जोड़ ले रहे हैं? हम अपने मंत्र को जोड़ रहे हैं अपने श्वास के साथ।
जैसे भक्तामर जी है तो उसके 4 पद हैं, तो एक पद पर हमने श्वास लिया, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना, हमने इसमें श्वास लिया, फिर दूसरे में छोड़ा, तीसरे में लिया, चौथे में छोड़ा। इस तरह से जब हम ब्रेथ वर्क के साथ मंत्रों को कनेक्ट करते हैं तो आप देखिएगा बहुत डीप मेडिटेशन में चले जाएंगे। तब मंत्र सिर्फ मंत्र चैंटिंग नहीं रहेगा, वो मंत्र साधना बन जाएगा, वो मंत्र मेडिटेशन बन जाएगा। और वो क्यों बनता है हम आगे इसके बाद इसके साइंस को भी हम समझेंगे जब हम अचेतन मन को समझेंगे। और जब हम जप को मंत्र ब्रेथ के साथ श्वास के साथ कनेक्ट करते हैं तो मंत्र मेडिटेशन बन जाता है। और वो किसको लीड करता है? सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ जप के मेथड को, जो है अजपा जप। अजपा जप यानी श्वासादि माला बना देना, यानी फिर आपको कोई काउंटिंग की जरूरत नहीं है 108 बार हो रहा है कि कितनी बार हो रहा है। अजपा जप सबकॉन्शियस आपके अचेतन मन में वो मंत्र एक टेप रिकॉर्डर की तरह अपने आप ऑटोमेटिक चलता जाएगा। हर श्वास में अपने आप मंत्र निकलेगा, हर श्वास में वो निकलेगा, और वो सिचुएशन होगी अजपा जप की। तो अजपा जप जो है वो आपको लेके जाएगा जो भी आपके वर्ल्डली डिजायर्स हैं और आपके जो स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं वो सबकी पूर्ति कराएगा। जब हम अपने मंत्र को श्वास के साथ जोड़ देते हैं, श्वासादि माला बना देते हैं और जप को अजपा जप बना लेते हैं, हमारे अचेतन मन में हम उसको इतने गहरे से उतार लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो चाहें उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बीज मंत्रों की ओर, जिसके बारे में कल अर्चना आंटी ने भी काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र एटम बॉम्ब है, जिसको रचना अर्चना आंटी नैनो टेक्नोलॉजी भी कहती हैं। तो ये एक एटम बॉम्ब है। तो ताकत किस में है? ताकत पेड़ में है, ताकत फल में है, ताकत पत्तों में है, कि ताकत बीज में है? ताकत बीज में है, क्योंकि वो बीज है जो सृष्टि करता है। पूरे पेड़ की, इतने विशाल पेड़ की सृष्टि उस बीज से हुई। हम जो इतने बड़े 60 70 80 किलो के जो ह्यूमन बीइंग है, उनकी सृष्टि किससे हुई? हमारी सृष्टि हुई माइक्रोस्कोपिक स्पर्म और ओवा से। माइक्रोस्कोपिक, जिसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, वो हमारा बीज था जिसमें सारे जीन्स थे, उससे हम इतने बड़े हो गए। तो बीज में सारी शक्ति लाई करती है। तो कुछ बीज मंत्र इंपॉर्टेंट है, जैसे एम, जो हमें, जो सरस्वती माँ का बीज मंत्र है, जो हमें विजडम देता है, नॉलेज देता है। श्रीम, लक्ष्मी मात्र माँ का, जो हमें प्रॉस्पेरिटी देता है, अबंडेंस देता है। रीम हमारे दुखों को दूर करता है। क्रीप हमें पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है, करेज देता है। फट जो हमारे नेगेटिव एनर्जीज को दूर करता है। इस तरह से बहुत सारे बीज मंत्र हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम भक्तामर जी के थ्रू कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो श्लोक को हमें हमेशा कंबाइन करना चाहिए रिद्धि मंत्र और बीज मंत्र के साथ। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि सिर्फ श्लोक पढ़ने से नहीं होगा, हमें रिद्धि मंत्र और बीज मंत्र क्यों पढ़ने की आवश्यकता है? तो यही कारण है, क्योंकि पावर जो है ना, पावर रिसाइड करता है बीज में। और ये बीज मंत्र जो है वो हमें मैनिफेस्ट कराएंगे, जैसे हम और डिटेल में आगे समझेंगे जब हम चक्रों के बारे में जानेंगे। तो बीज मंत्र बहुत पावरफुल हैं। जब हम भक्तामर जी का सामूहिक पाठ करते हैं तो हम 1 to 48 हम सारे श्लोकों की चैंटिंग कर लेते हैं, लेकिन जब हमें कुछ अचीव करना है, मैनिफेस्ट करना है, जब हम स्वयं की कुछ साधना कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है श्लोक के साथ बीज मंत्र और रिद्धि मंत्र का जप जरूर करना चाहिए हमें, क्योंकि उसी से हमें रियल पावर्स मिलेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बीज मंत्र है, आप सभी सोच रहे होंगे लिस्ट तो कितनी सारी दिखा दी, एम भी बता दिया, क्रीम भी बता दिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ओम। ओम है हमारा प्रणव मंत्र, सबसे पावरफुल मंत्र। इनफैक्ट हमारी जो सृष्टि की रचना हुई है वो साउंड वाइब्रेशन से हुई है। और कौन से साउंड वाइब्रेशन से? ओमकार के साउंड वाइब्रेशन से। इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक साउंड व्याप्त था, और वो साउंड था ओम का। उस ओम से ही इस पूरे सृष्टि की रचना हुई है। और पातंजलि योग सूत्र में साक्षात
पतंजलि ऋषि जो है वो बताते हैं कि ओम जो है वो पूरे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है और कनेक्ट करता है हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को, हमारी जो चेतना है उसे ब्रह्मांड की चेतना के साथ में। और ये सबसे हाईएस्ट स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। तभी कोई भी मंत्र कंप्लीट नहीं होता है जब तक ओम उसमें ना जुड़े। तो इट वाइब्रेट्स एट द हाईएस्ट स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी और हमारे सारे चक्रों को अलाइन भी करने की शक्ति रखता है। चक्र क्या है हम समझेंगे उसके आगे आगे के जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ता जाएगा। और ओम कैसे बना है? ओम बना है अ, उ और म से। अ क्या है? अ है सृष्टि, उ है पालन और म क्या है? संहार। तो हमारा पूरा जीवन, चाहे ये पूरा यूनिवर्स जो है वो यही 3 स्टेप में बना हुआ है, सृष्टि, पालन और संहार। तो जब हम ओम की चैंटिंग करें तो राइट वे ऑफ चैंटिंग क्या है ओम की? हमें सृष्टि, पालन और संहार तीनों को बैलेंस्ड वे में चैंट करना है, तभी हमारा बैलेंस्ड ओम की चैंटिंग होगी। तो अ और उ बन के क्या हो गया? ओ बन गया, संधि करके ओ हो गया। तो अगर हम 9 सेकेंड्स ओम की चैंटिंग कर रहे हैं तो 3 सेकेंड अ को जाना चाहिए, 3 सेकेंड उ को जाना चाहिए और 3 सेकेंड म को जाना चाहिए। तो अ और उ को जब हम जोड़ देते हैं तो ओ बन जाता है, यानी ओ को मिल गया कितना? 6 सेकेंड। तो अगर 9 सेकेंड की हम चैंटिंग कर रहे हैं तो 6 सेकेंड हम ओ की चैंटिंग करेंगे और 3 सेकेंड हम म की चैंटिंग करेंगे। ये इस तरह से हम एक बैलेंस्ड वे में ओम की चैंटिंग करते हैं। कई बार कई लोग हैं जो डिफरेंट वेज में भी करते हैं, बिकॉज मे बी उनके डिजायर्स कुछ और हों, वो कुछ और अचीव करना चाहें। बट पर्सनली मैं हमेशा एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव पर विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता है लाइफ जितना बैलेंस्ड रहता है वो उतना अच्छा रहता है, बिकॉज बैलेंस ही लॉ ऑफ नेचर है। अल्टीमेटली एवरीथिंग गोज डाउन टू अ बैलेंस इन लाइफ, और जब हम बैलेंस को लेके चलते हैं तो सब कुछ परफेक्ट रहता है। तो अकॉर्डिंग टू मी अ उ और म को जब हम इस तरह से चैंट करते हैं तो बेस्ट वे ऑफ चैंटिंग है। बट दे आर लॉट ऑफ वेज जिसमें लोग म को लंबा खींचते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं। तो चॉइस इज योर्स, बट दिस काइंड ऑफ चैंटिंग मेक्स द चैंटिंग ऑफ ओम वेरी बैलेंस्ड और वो आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करता है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं ओम चैंटिंग के ऊपर में, जो हमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर तरह की होलिस्टिक हीलिंग हमें प्राप्त कराते हैं। तो अभी तक हमने समझा मंत्रों के पावर को, कि मंत्र क्या है, जप क्या है, कैसे जप करना चाहिए, बीज मंत्र क्या है। हमने ये सारी चीजों को समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने सेशन के एक सेकंड पार्ट में, जहां पे हम ये समझेंगे कि हमारी सूक्ष्म शरीर क्या है। क्योंकि हमने सबसे पहले मंत्र के डेफिनेशन में क्या समझा था कि मंत्र किस पर प्रभाव डालते हैं? मंत्र प्रभाव डालते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर पर, हमारे चक्रों पर और हमारे मन पर। तो हम ये तीनों चीजों को समझेंगे, क्योंकि ये मंत्र की शक्ति, क्योंकि मंत्र तो पावरफुल हैं। अब मुझे आपको इसे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सबको मालूम है कि मंत्र पावरफुल है। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि उसका पावर हमारे जीवन में आए, हम उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर सके, हम उसके पावर को एब्जॉर्ब कर सके। इंपॉर्टेंट ये है, मंत्र के पावर पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो पावरफुल है ही। बट हम क्या उसके पावर को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? प्रश्न ये है। तो उसके लिए हमें अपने सूक्ष्म शरीरों की वर्किंग को थोड़ा समझना पड़ेगा, तो हम समझ पाएंगे कि हम कैसे हम एब्जॉर्ब कर सकेंगे मंत्र के पावर को। तो हमारा ये जो शरीर है जो आप देख रहे हो, जो हम रोज मिरर में देखते हैं, कांच में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, वही क्या हमारा शरीर है? नहीं, वो हमारा सिर्फ फिजिकल बॉडी है। और सही मायने में बोलूं, अन्नमय कोश जो अन्न से बना हुआ है और सबसे वीकेस्ट बॉडी है, इट इज द वीकेस्ट बॉडी। वो इतना वीक है कि खुद के बलबूते पे वो जिंदा भी नहीं रह सकता। तो अन्नमय कोश को जीवित रखने के लिए क्या चाहिए? प्राणमय कोश। तो अन्नमय कोश अगर ये मेरा है तो ठीक इसके बाहर एक प्राणमय कोश है, मेरी एनर्जी बॉडी, जिसको हम एथरिक बॉडी कहते हैं, जो रेप्लिका है मेरी अन्नमय बॉडी की। बट अन्नमय बॉडी मेरा ग्रॉस है,
वो स्थूल है, जिसे हम अपनी दो आंखों से देख सकते हैं, पांच इंद्रियों से हम फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। लेकिन उसी का जो रिप्लिका है मेरी एनर्जी बॉडी, जो है प्राणमय कोश, उसको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, वो एनर्जी का बना हुआ है। और जो चित्र अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, वो चित्र है हमारे प्राणमय कोश का, जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं। तो 72,000 नाड़ियां क्या है? ये 72,000 नाड़ियां हमारे एनर्जी पाइप्स है। दे आर एनर्जी पाइप्स, जिसके अंदर प्राण शक्ति दौड़ रही है। ये 72,000 नाड़ियों में प्राण शक्ति का प्रवाह हो रहा है। और यही वो प्राण शक्ति है जिसके कारण हम जीवित हैं। हमें क्या लगता है? हम भोजन के कारण जीवित हैं, हम ऑक्सीजन के कारण जीवित हैं। अगर हम ऑक्सीजन के कारण जीवित होते, तब तो हम कभी मरते ही नहीं थे, क्योंकि हमें तो हमारे सब घर वाले ऑक्सीजन का हमारे ऊपर में लगा देते थे मास्क, और ऑक्सीजन पंप करते जाते थे, हमें श्वास मिलती जाती थी, हम जीते रहते थे। बट हम ऑक्सीजन पे तो नहीं जी रहे हैं ना, हम जी रहे हैं प्राण शक्ति के ऊपर। तो जब तक प्राण शक्ति है, हम जीवित है। जैसे ही प्राण शक्ति कट गई प्राणमय कोश से, वो ऊर्जा, प्राण ऊर्जा हमारे अन्नमय कोश में नहीं आ रही, तो क्या हो रहा है? हमारा हमारी मृत्यु हो जा रही है। वी आर नॉट एबल टू लिव एनी मोर, वी आर डेड। सो ये प्राणमय कोश में जो प्राण शक्ति का प्रवाह हो रहा है, यही सबसे पावरफुल है। और ये जो 72,000 नाड़ियों में जो प्राणमय कोश की ऊर्जा जो दौड़ रही है, वो ऊर्जा एक फील्ड क्रिएट करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही हमारा बायोएथ्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और यही बायोएथ्रिक फील्ड क्या है? जिसे हम ऑरा कहते हैं। आजकल हम बहुत ऑरा की चर्चा करते हैं ना। परसों ही अमरीश जी ने बताया था कि अगर आप पहले श्लोक की चैंटिंग करोगे तो आपका ऑरा बढ़ जाएगा। तो ऑरा बढ़ जाएगा यानी आपकी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। फर्स्ट श्लोक की चैंटिंग करने से हमारी प्राण शक्ति बढ़ेगी, जिससे हमारा ऑरा बढ़ जाएगा। और यही प्राण शक्ति जो है वो हमें हेल्दी रखती है, बीमार करती है। क्योंकि कुछ भी बीमारी या कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, वो पहले हमारे प्राणमय कोश में आता है। ऑलमोस्ट 6 महीने वो हमारे प्राणमय कोश में रहता है, और फिर वो हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर में एंटर करता है। तो इसीलिए प्राणमय कोश बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा प्राणमय कोश हेल्दी होता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं, हम मेंटली स्टेबल रहते हैं, हम लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं। कहते हैं ना, बहुत लकी इंसान है। बहुत लकी इंसान मतलब उसकी प्राण ऊर्जा बहुत तेज है, उसकी ऑरा बहुत पावरफुल है, जो चाहता है वो हो जाता है। वहीं कई दूसरा इंसान है जो सब कुछ अचीव नहीं कर पाता है। क्यों नहीं अचीव कर पाता? क्योंकि उसकी ऊर्जा उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो टैप नहीं कर पा रहा ब्रह्मांड की ऊर्जा को। तो इसलिए ये लेंथ ऑफ द ऑरा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राण एनर्जी। जितना आपका प्राण एनर्जी होगा, उतनी आपकी ऑरा होगी। और रिसर्च ने प्रूव किया है कि हेल्दी पर्सन की ऑरा होती है 2.4 मीटर्स, एक बीमार की होती है 1.95, और जो मरणासन अवस्था में उसकी ऑलमोस्ट 0.9 हो जाती है। और जो हमारे साधु संत हैं, उनकी ऑरा किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स तक रन करती है, किलोमीटर्स तक। तभी जब चातुर्मास होता है, गुरु हमारे आते हैं, आवास करते हैं, तो सडनली हमारा सारा सिस्टम चेंज हो जाता है, हम सब भक्ति में लग जाते हैं। तो वो भक्ति ऑनेस्टली हमारी नहीं है, भक्ति उनके प्रभाव की है। उनकी जो भक्ति है, उससे हम ये सारा कुछ कर पा रहे हैं। राइट? तो वो जब जाते हैं, हम बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। तो बैक टू नॉर्मल क्यों हो रहे? क्योंकि हमने प्रयत्न नहीं किया। अगर उन्होंने जो सिखाया वो अपने जीवन में हम कंटिन्यू रखेंगे, तो हम बैक टू नॉर्मल नहीं होंगे। तो ये हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें 3 नाड़ी प्रमुख है। वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा है हमारी लेफ्ट नाड़ी, जिसे फेमिनिन नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं, जो हमारी मेंटल फैकल्टी को कंट्रोल करता है। और पिंगला जो है वो हमारी राइट नाड़ी, जो हमारे जो जिसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, जो हमारी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है। ईड़ा है फेमिनिन नाड़ी और पिंगला है हमारी मैस्कुलिन नाड़ी। तो ईड़ा और पिंगला, ये दोनों के बीच से निकलती है सुषुम्ना नाड़ी। जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस्ड होती है, तो फिर प्रवाह होता है सुषुम्ना नाड़ी का, जो बीचों बीच में जो आप देख पा रहे हैं। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का उद्गम स्थान क्या है? कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है हमारे टिप ऑफ द टेल बोन में,
हमारे रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला भाग है, वहां से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना शुरू होती है। और वो इस तरह से स्पाइरली, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, वो जाती जा रही है और कहाँ पहुंच रही है, यहां पर जहां पे मेरी बिंदी आप देख रहे हो ना, ये हमारा थर्ड आई, वहां तक वो पहुंचती है। यहाँ पे ईड़ा और पिंगला रुक जाती है, सुषुम्ना उसके आगे बढ़ती है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो क्या है? वो हमारे चक्र हैं। कल काफी लोग इसका प्रश्न कर रहे थे कि चक्र क्या है, कैसे होते हैं। तो चक्र हमारे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है? जहां से उनका उद्गम हुआ, जहां से वो स्टार्ट हुई, वो है हमारा मूलाधार चक्र। वो बना है 4 पेटल का और लाल रंग का। उसके ऊपर नाभि के 4 उंगली नीचे हमारा है स्वादिष्टान चक्र, जो ऑरेंज कलर का है, 6 पेटल का है। उसके ऊपर नाभि पर है हमारा मणिपुर चक्र, जो येलो कलर का है और 10 पेटल का है। फिर यहाँ पे अनाहत चक्र पे छाती पर हमारा है अनाहत चक्र, जो ग्रीन कलर का है, 12 पेटल का है। ये विशुद्धि चक्र, जो 16 पेटल का है और ब्लू कलर का है। यहाँ पे आज्ञा चक्र, जो 2 पेटल्स का है, इंडिगो कलर का। और यहाँ पे सहस्रार चक्र, जो सहस्र जैसा उसका नाम है, 1000 पेटल्स का बना हुआ है। तो ये हमारे 7 प्रमुख चक्र है। ऐसे तो बहुत चक्र है, 114 चक्रास है हमारे बॉडी में, बट प्रमुख चक्र जो पूरे सिस्टम को जो कंट्रोल करते हैं हमारे, वो ये 7 चक्र हैं। अब समझ तो गए कि 7 चक्र हैं, और कहाँ हैं, कैसे हैं, ये भी हम समझ गए। लेकिन ये काम क्या करते हैं, क्यों आजकल चक्रों की इतनी चर्चा हो रही है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसको हम समझेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल से। अब ये मेरा क्या है? मोबाइल। ये मोबाइल क्या है? आज हमारा लाइफलाइन बन गया है। बन गया है कि नहीं बन गया है? बिल्कुल, हम सबका लाइफलाइन है। रात में सोने के पहले लास्ट काम हमारा क्या होता है? मोबाइल चार्ज पे रखा कि नहीं रखा। सुबह उठते ही पहला काम क्या होता है? ये चेक करना मोबाइल पूरा चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। आजकल तो ऐसी हालत हो गई कि लोग एक दो दो पावर बैंक लेके घूमते हैं कि अगर डिस्चार्ज हो गया तो क्या होगा। तो मोबाइल को हम पूरा चार्ज करते हैं, और जब मोबाइल का चार्ज कम होने लगता है यूज करने से, तो क्या होता है? धीरे धीरे जब वो 10%, 5% पे आता है, तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। हम कुछ कुछ एप्स यूज नहीं कर पाते हैं। और करते करते जब वो 1% तक से जाते जाते 0% पे जाता है, तो पूरा डेड हो जाता है। वही मेरा मोबाइल, जिसमें इतना अच्छा अलार्म था, इतना अच्छा कैमरा था, इतनी अच्छे फीचर्स थे, वो एक डब्बा बन जाता है, कोई काम का नहीं रहता। और फिर हमें क्या करना पड़ता है? उसको चार्ज करना पड़ता है। ठीक है? तो हम मोबाइल के चार्ज को लेकर इतना ध्यान देते हैं, बट हमने कभी ये सोचा है कि हमारा ये जो शरीर है, ये कैसे चार्ज हो रहा है? हम अपने गैजेट्स का तो बहुत ध्यान देते हैं। कहीं भी जाएंगे सबसे पहले चार्जिंग पॉइंट ढूंढेंगे, चार्जर साथ में कैरी करेंगे, पावर बैंक कैरी करेंगे, उसे चार्ज करेंगे। बट क्या हमने अपने बॉडी को कभी चार्ज करने के बारे में सोचा है कि हमारा बॉडी कैसे चार्ज होता है? हमने सोचा है क्या कभी कि जैसे ये मोबाइल चार्ज होता है, उसको हमको किससे कनेक्ट करना पड़ता है? उसको मेन सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ता है। तो हमारी बॉडी का मेन सप्लाई क्या है? वो मेन सप्लाई के तार को हम चार्जर के सॉकेट में डालते हैं। तो हमारा सॉकेट कहाँ है जिससे वो मेन सप्लाई कनेक्ट हो? हम किससे चार्ज होते हैं? हमने कभी सोचा है क्या? तो ये जो चक्रा है, ये हमारे सॉकेट से। और हमारा मेन सप्लाई क्या है? वो ब्रह्मांड की ऊर्जा। और वो वायर क्या है? ये वायर हमारे मंत्र हैं, जो हमारे चक्र को उस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हैं। और हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं, वो एब्जॉर्ब होके चक्र में आता है। चक्र क्या है? चक्र एक ट्रांसफार्मर की तरह है, जो रोटेट करता है बहुत हाई स्पीड में, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी वाइब्रेशनल, बहुत हाई स्पीड में हमारा चक्र रोटेट करता है। और ये चक्र रोटेट किस पे करता है? अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर में। क्यों नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर रोटेट करता है? क्योंकि वो ही उसकी फ्रीक्वेंसी है जिसमें वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को टैप कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे नहीं वाइब्रेट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतने कर्म जो अपने सजो के रखे हैं, हमारे कर्मों के कारण हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर नहीं है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो शिफ्ट हो गया है। हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो शिफ्ट हो गई है। और शिफ्ट होने के कारण क्या हुआ है? वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को टैप नहीं कर पा रही है। अब मेरा सी टाइप केबल है,
अगर मैं सी टाइप केबल की जगह कुछ और केबल लगा दूं तो क्या मैं चार्ज कर पाऊंगी मोबाइल? नहीं चार्ज कर पाऊंगी। तो सिमिलरली मेरे चक्र की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो गई तो मैं अपने चक्र को चार्ज नहीं कर पाऊंगी। और अगर चक्र चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि चक्र क्या करता है, चक्र ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को लेता है, नाड़ियों में वो डालता है, और ये नाड़ियों में जो प्राण शक्ति दौड़ रही है वो चक्रों से आ रही है। और ये जो प्राण शक्ति है ये फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है, हमारे मन में जाती है, और हमें स्वस्थ रखती है, हमारी मेंटली स्टेबल रखती है, और हम जो चाहें लाइफ में हम वो अचीव कर पाते हैं, हमें मैनिफेस्ट करवाती है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारे चक्र के वाइब्रेशन को के शिफ्ट होने में। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने चक्र को वापस से नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे लेके आना होगा। तो कैसे लेके आएंगे? हर चक्र की अपनी एक साउंड एनर्जी है जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है। हर चक्र ही नहीं, चक्र के मैंने जैसे बताया मूलाधार में 4 पेटल हैं, स्वादिष्ठान में 6 है, मणिपुर में 10 है। तो हर पेटल की भी अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। और जब मेरा ये चक्र और उसके एक एक पेटल अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रॉपरली टैप कर पाते हैं, और टैप करके वो हम हमसे जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ परफेक्ट होता है। लेकिन वो शिफ्ट हो गया है, तो शिफ्ट होने उसको वापस से नॉर्मल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उसके मंत्र की चैंटिंग करनी होगी, ताकि वो मंत्रों की चैंटिंग के द्वारा उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाए। तो हम देखते हैं अपने 7 चक्रों को। ये हमारे 7 चक्र हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि हमारी जो संस्कृत की वर्णालिपि, हमारे जो जितने श्लोक हैं, हमारे बीज मंत्र हैं, हमारे जो रिद्धि मंत्र हैं, किस में लिखे हुए हैं? वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। और संस्कृत की जो पूरी वर्णालिपि है वो हमारे 7 चक्र और उसके सारे पेटल्स में इंगित है। कैसे इंगित है हम देखते हैं। ये हमारा विशुद्धि चक्र, इसके क्या है? 16 पेटल। तो 16 पेटल, और हमें स्वरवर्ण कितने? 16। अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ अंगा। 16 स्वरवर्ण, ये सारे 16 स्वरवर्ण हमारे विशुद्धि चक्र में हैं। फिर आ गया हमारा अनाहत चक्र। हमारे यहाँ पे अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र में हमारे व्यंजन वर्ण शुरू हो रहे हैं। हमारे 12 व्यंजन वर्ण यहाँ अनाहत चक्र में, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ ट ठ। फिर आ गया हमारा मणिपुर चक्र हमारे नाभि पर। तो ट ठ के बाद ड ढ न, फिर तवर त थ द ध न, फिर पवर का प फ। फिर उसके बाद आ गया हमारा स्वादिष्टान चक्र हमारे नाभि से 4 उंगली नीचे। तो वहां पे क्या? प फ के बाद ब भ म य र ल। फिर नाभि, जहां से सॉरी टिप ऑफ द टेल बोन, हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग, जहां से ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना शुरू हुई थी, हमारा फर्स्ट चक्र मूलाधार, वहां पे क्या है? य र ल व के बाद में, य र ल के बाद में व श श और स। फिर यहाँ पे आज्ञा में 2 पेटल है, संयुक्ताक्षर अक्षर ह और छ, और फिर यहां पे ओम। तो इस तरह से हमारे संस्कृत की पूरी वर्णालिपि हमारे चक्रों में और उसके पेटल में इंगित है। अब जब हम भक्तामर जी का पाठ करते हैं, हम जब वो श्लोक पढ़ते हैं, हम जब वृद्धि मंत्र पढ़ते हैं, हम जब बीज मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या होता है? वो एक एक बीज मंत्र, क्योंकि एक एक जो पूरा बना है वो बीज मंत्र के कलेक्शन से बना है। तो इंडिविजुअल बीज मंत्र क्या करते हैं? वो हमारे वो चक्र और पेटल पर प्रभाव डालते हैं, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इंप्रूव करते हैं। और जैसे जैसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंप्रूव होती जाती है, हमारे कर्मों की निर्जरा होती जाती है, हम एनर्जी को और अच्छा टैप कर पाते हैं, हमारे नाड़ियों में एनर्जी फ्लो इंप्रूव हो जाता है। और नाड़ियों में जब एनर्जी फ्लो इंप्रूव हो जाता है, हमारी और स्ट्रांग हो जाती है, हमारा फिजिकल बॉडी, हमारा मेंटल बॉडी, हमारा इमोशनल बॉडी सब हील्ड हो जाता है, और हम जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो ये है साइंस कि क्यों भक्तामर जी के 45 श्लोका से हम अपनी असाध्य से असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्यों 48 श्लोका से हम अष्टलक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्यों 6ठे श्लोका से साक्षात मां सरस्वती हमें आशीर्वाद देती है, हमारी मेमोरी को बढ़ाती है, हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, क्यों 12वें श्लोक से शादी हो सकती है, क्यों 20वें श्लोक से कंसेप्शन होता है, क्यों 9वें श्लोक से हम गर्भ में जैसा शिशु चाहे वैसा हम क्रिएट कर सकते हैं। ये दिस इज द साइंस, दिस इज द साइंस। ये कुछ ऐसा नहीं कि तुक्के से कुछ भी हो गया, कुछ भी तुक्के से नहीं हुआ है।
एवरीथिंग हैज अ रीजन एंड इट इज प्रॉपर साइंस। ये पूरा साइंस है, और हम जितने अच्छे से साइंस को समझेंगे, हम उतने अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, हम उतने अच्छे से हम वो विश्वास ला पाएंगे, हम चैंटिंग कर पाएंगे, और हम अपने जीवन में जो चाहें अचीव कर सकेंगे। अब ये जो है 48 श्लोका से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं उसकी पूरी डिटेल है। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी इसका पीडीएफ भी शेयर्ड है, तो वो सारे ग्रुप्स में और चैट में आफ्टर द सेशन शेयर्ड होगा। तो आपके लाइफ में जो भी इशू है, जो भी इशू है, वो श्लोक को पिक कीजिए, 9 बार श्लोक, 108 रिद्धि मंत्र, 108 बीज मंत्र, इसका अनुष्ठान शुरू कीजिए। जब कैसे अनुष्ठान करना है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह से करना है वो डिस्कस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता है कि ये जो चार्ट है इसके बाहर कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती होगी। ब्रह्मांड की सारे प्रॉब्लम्स यहां पे आ गए हैं। अब आप चूज करो मेरे लाइफ में क्या इशू है, पिक करो उसको, रिजॉल्व करो, क्योंकि प्रॉब्लम आपने ही क्रिएट किया था अपने खराब कर्मों से, ठीक भी आपको ही करना है अब इस तरह से अच्छे कार्यों को करके। लेकिन ये तो अब हम समझ गए कि हम ये अचीव कर सकते हैं। बट अब इसके बाद लोग आते हैं, वो कहते हैं भाई हमने तो किया था लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, हमने बहुत कोशिश की, अब हम थक चुके हैं, अब हम हार चुके हैं, अब हम ऐसे हो चुके हैं, अब हम वैसे हो चुके हैं, हम कैसे करें, अब हमारा श्रद्धान भी बहुत कम हो गया है, मन भी कम लगने लग गया है, हम नहीं कर सकते। तो यहां पे मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इंटेंसिटी ऑफ योर कर्मास। लोग कहते हैं अरे उसने तो शुरू किया था अनुष्ठान 21 दिन का, 5वां दिन होते होते उसको तो हो गया, मैंने इसके 3 राउंड कर लिए, मेरा तो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? भाई उसके कर्म गहरे हल्के थे, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं शिफ्ट हुई थी। इससे 5 दिन मन से चैंटिंग की, अच्छे भावना से चैंटिंग की, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई, कर्मों की निर्जरा हो गई, वो मैनिफेस्ट हो गया। आपके कर्म गहरे हैं तो आपको समय लग रहा है। तो क्या है, एक छोटी लाइन है, ये एक लाइन है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये लाइन को आपको छोटा बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? बिना काटे बिना मिटाए इसको छोटा करना है, तो कैसे बनाओ, कैसे करोगे उसको? इसके आगे एक बड़ी लाइन खींच के। तो ये जो छोटी लाइन थी हमारी पाप की लाइन थी, ठीक है? जब तक पाप कर्म का उदय है रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप मंत्र पे मंत्र जपते जा रहे हो, जपते जा रहे हो, इंप्रूवमेंट आ रही है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो रही है, कर्मों की निर्जरा हो रही है, बट उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि आपको रिजल्ट मिल जाए। लेकिन जिस दिन, जिस क्षण, जिस मोमेंट आपका वो पाप का लाइन जो है वो पुण्य के लाइन के साथ मैच हो जाएगा, और पुण्य पाप को हल्का सा भी क्रॉस कर गया ना, एक रंच मात्र से भी क्रॉस हो गया, आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो उस दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा, और आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो आपके ही है ना, किसी और के तो नहीं है। कर्म तो आपके ही है, आपने ही अपनी इग्नोरेंस के कारण, आपने ही अपनी अज्ञानता के कारण आपने वो सारे कर्मों को क्रिएट किया। अब क्रिएट किया, तो जब क्रिएट किया तब तो हमने सोचा नहीं, तब तो हम मजे ले रहे थे। अब ठीक करना है तो हम भागते हैं, मंजू भाभी के पास भागते हैं, अर्चना आंटी के पास भागते हैं, सबके पास भागते हैं कि हीलिंग दो, हीलिंग दो, हीलिंग दो। अरे जब आप मौज मना रहे थे और वो सब कर रहे थे तब तो आपने उनको याद नहीं किया, अब मेहनत करने की बारी आ रही है तो भाग रहे हो। खुद मेहनत करो, क्योंकि अर्चना आंटी, मंजू भाभी हीलिंग करेंगी, जरूर मंत्र काम करेगा, बट अगर वो मंत्रों को आपने अपने अंदर में उतारा नहीं तो क्या होगा? वो वहीं का वहीं अटक जाएगा। आप फिर बोलोगे अरे उनके पास गए थे, अमरीश जी के सेशन में गए थे, वहां तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया था, घर वापस आए तो रिजल्ट तो फिर सब खत्म हो गया। तो क्योंकि वहां पे अमरीश जी ने चैंटिंग की थी, मंजू भाभी ने चैंटिंग की थी, अर्चना आंटी ने चैंटिंग की थी, और हमारे इतने हीलर्स है उन्होंने चैंटिंग की थी, तो उनके, उनकी दिव्यता से, उनके मंत्र के प्रभाव से आपके ऊपर फर्क पड़ा। बट जैसे आप उनके ऑरा से निकले, उनके वाइब्रेशन से निकले, तो क्या हुआ? बैक टू स्क्वायर वन। करना तो आपको ही पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, और तब तक आपको करते रहना पड़ेगा जब तक रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि ये अचूक, मैं सही बोल रही हूं, ये अचूक है, ये रिजल्ट देगा ही देगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
अब मेरे भी लाइफ में आपको लगा मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हूँ, मेरी लाइफ में सब परफेक्ट है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब परफेक्ट है। बट यस, आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट। बहुत सारे इश्यूज थे जिसको ठीक कर लिया, अभी और इश्यूज चल रहे जिसको करना चाह रही हूँ। कुछ चीजें होती है चुटकी बजा के अचीव कर लेती हूँ, कुछ चीजें होती है जिस पर अनुष्ठान पे अनुष्ठान लगता है, धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है। सो हम सब मनुष्य हैं। हमारे तीर्थंकर जब उस प्रॉब्लम से नहीं बच पाए, राम जी नहीं बच पाए, कृष्ण जी नहीं बच पाए, तो हम क्या हैं? हम जब आए हैं तो अपने कर्मों की गठरी लेके आए हैं, लेकिन मेन बात क्या है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, वो मेन है। तो अगर आप अपने अंदर संकल्प लोगे कि जब तक ये सॉल्व नहीं होगा मैं अनुष्ठान पे अनुष्ठान करती जाऊंगी, बस आएगा वो अनुष्ठान जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कर्म आपके हैं। कर्म आपके हैं, वो आपको जानना है। और दूसरे प्रॉब्लम क्या होता है, हमने ब्रह्मांड की ऊर्जा को ले तो लिया, मंत्र की शक्ति को ले तो लिया, लेकिन हम कंपैटिबल ही नहीं है। हम कंपैटिबल ही नहीं है। अमृत को हमने कटोरे में भरा, लेकिन उस कटोरे में अगर छेद होगा तो क्या होगा? सारा अमृत बह जाएगा। अगर वो पात्र अंदर से गंदा होगा तो क्या होगा? वो अमृत भी विष बन जाएगा। तो अगर हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा? हम जो मंत्र के अमृत को ग्रहण कर रहे हैं, हम उसके ऊर्जा को, उसकी दिव्यता को हम एब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे, हम उसे ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। तो कैसे कंपैटिबल बनाए? अपने अचेतन मन पर वर्किंग करके, क्योंकि सारी कहानी किसकी है? सबकॉन्शियस माइंड की है, अचेतन मन की है। मन ही करता, मन ही भोगता। मन ही सब चीज कराता है, फिर वही हमें से भोग कराता है, फिर वही हमको दुख देता है, वही हमको सुख देता है। सारी कहानी हमारे मन की है। हमको अपने मन को ओरिएंट करना पड़ेगा। तो अब हम अपने सत्र के तीसरे भाग पर चलेंगे, जहां हम अपने अचेतन मन को जानेंगे। हमने मंत्रों को जाना, हमने सूक्ष्म शरीर को जाना, चक्र के बारे में जाना, चक्र का मंत्रों के साथ क्या कनेक्शन है, क्या इंपैक्ट है, उसको जाना। अब हम आगे समझेंगे कि हमारा जो अचेतन मन है वो कैसे वर्क करता है, क्योंकि अब मंत्रों के द्वारा हम अपने अचेतन मन को हम रीप्रोग्राम करेंगे। लेकिन रीप्रोग्राम कैसे होगा? जब मैं जानूंगी मेरा अचेतन मन कैसे काम करता है। जब तक मैं उसकी वर्किंग को ही नहीं समझूंगी, मैं उसको प्रोग्रामिंग कैसे करूंगी? प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले मुझे उसकी वर्किंग समझना होगा। तो हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि हमारा अचेतन मन कैसे कार्य करता है। तो हमारा मन जो है वो कैसे वर्क करता है? हमारा मन है चेतन मन और अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? वो 10% ऑफ आर माइंड पावर है। और वो क्या करता है कॉन्शियस माइंड? हमारे हमारे क्या इनपुट्स है, हम ब्रह्मांड की जब सब चीजों को कैसे समझते हैं, कैसे अपने अंदर ग्रहण करते हैं? अपने 5 इंद्रियों के कारण। आंख, नाक, मुंह, कान, टच, स्किन। ये 5 इंद्रियों के द्वारा हम सारी ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और कोई तरीका है क्या 5 के अलावा? और कोई तरीका नहीं है। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं जो हमें ब्रह्मांड से, हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके रखती है, और हम सारे इंफॉर्मेशन को इससे हम एब्जॉर्ब करते हैं। वो एब्जॉर्ब करके कहाँ जाता है? वो जाता है हमारे चेतन मन में, हमारे कॉन्शियस माइंड में। वो कॉन्शियस माइंड क्या करता है? अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर, कि भाई अरे हमें जीतों के सेशन में जाना है, लास्ट 2 दिन का सेशन तो अच्छा था, तो चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, मे बी ये भी अच्छा होगा। तो हमने क्या किया? अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ में जज किया कि भाई ये हमको कितना काम करेगा, ये अच्छा है कि नहीं है, वॉट एवर। तो हमारा जो चेतन मन है वो अपने पुराने एक्सपीरियंस को लेकर, पुरानी जो स्टोर्ड उसकी इंफॉर्मेशन है, उसके साथ ये सेंसरी इनपुट जो आई है, 5 इंद्रियों से जो इनपुट आई है, उसको वो मैच कराता है। मैच करा के वो उसको प्रोग्राम करता है, और प्रोग्राम करके वो क्या करता है? वो हमारे अचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड एकदम जो हुक्म मेरे आका, हाथ जोड़े बैठा रहता है चेतन मन के सामने, कि भाई चेतन मन मेरे बॉस है, आई एम अ परफेक्ट एम्प्लॉय। जो चेतन मन कहेंगे
मैं वही करूंगा। तो अगर चेतन मन बोलेंगे कि नहीं भाई अभी तो दिन का कुछ 4:30 नहीं है, तो सुबह का 4:30 बजा है, तो मेरा अचेतन मन बोलेगा यस बॉस। अचेतन मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमेशा यस बॉस करता है, चाहे वो बात लॉजिकल हो नहीं हो। अगर चेतन मन को बात जम गई, अगर बॉस को बात जम गई, तो भाई जो एकदम ओबीडियंट एम्प्लॉय वो क्या करेगा? भाई यस बॉस। बॉस बोला दिन तो यस बॉस, बॉस बोला रात तो यस बॉस। तो अचेतन मन वही करता है, वो एकदम परफेक्ट एम्प्लॉय है, जो बॉस बोलेगा वो वही करेगा। तो बॉस जो बोलेगा, अब बॉस जो है, अब बॉस अगर हमारा उतना इंटेलिजेंट नहीं हो तो क्या होगा? तब बेड़ा गर्क, सब गड़बड़ वहीं से शुरू हो जाएगी। भाई यहां पर वही कहानी है, अचेतन मन में अपार शक्ति है, अपार शक्ति है, लेकिन वो किसके शागिर्द में है? वो है कॉन्शियस माइंड के अंडर, जो उतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो सारा कंट्रोलिंग क्या हो रहा है? रॉन्ग कंट्रोलिंग हो रही है अचेतन मन की। जो इनपुट जा रहा है अचेतन मन में, अचेतन मन क्या करता है? उसको रिपीट करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, लाइक अ टेप रिकॉर्डर, नॉन स्टॉप रिपीट करता जाएगा। और रिपीट कर करके वो क्या करेगा? वो उसको उसकी हैबिट बना देगा, इनग्रेन्ड हो जाएगा, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, वो आपका वैल्यू सिस्टम बन जाएगा, वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, और फिर आप वैसे ही ऑपरेट करोगे। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक हाथी, आपने देखा होगा सर्कस में हाथी को। तो हाथी सर्कस में जो होता है, हम कई बार देखते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था जब मैं छोटी छोटी थी, सर्कस में जाती थी, कि वो एक पतली सी रस्सी से वो हाथी अटका खड़ा रहता था। और वो देख के इतना आश्चर्य होता था कि इतनी पतली सी रस्सी से इतना विशाल हाथी खड़ा है। वो तो थोड़ा सा ऐसे हिले डुले, उसी में तो रस्सी क्या, वो जिस खंबे से खड़ा है वो खंबा भी गिर जाए। बट ये हाथी कुछ ट्राई ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा हाथी। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जब वो हाथी छोटा था, रस्सी यही थी, सेम रस्सी, बट हाथी छोटा था, उसका पावर कम था। तब ये रस्सी उस हाथी से ज्यादा पावरफुल थी। तो हाथी ने उस समय कोशिश की हिलने डुलने की, कुछ नहीं हुआ। तो बॉस ने, चेतन मन ने, कॉन्शियस माइंड ने क्या बोल दिया सबकॉन्शियस माइंड को? भाई ये रस्सी बहुत पावरफुल है, फालतू की एनर्जी को वेस्ट नहीं करो और छोड़ दो। तो एज अ ओबीडियंट वर्कर, चेतन मन ने ट्राई करना क्या किया? बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ? वही पतली रस्सी, लेकिन हाथी बड़ा होता गया, उसकी शक्ति बढ़ती गई, बट उसने कभी ट्राई किया ही नहीं। वो हमेशा एक बॉन्डेज के जीवन में जिया। तो हमारे साथ कहीं ऐसा तो नहीं होता है, कभी किसी ने कुछ कह दिया, अरे तुम ये नहीं कर सकती, हमने उस बात को ग्रहण कर लिया, फिर हमने कभी ट्राई ही नहीं किया। अरे उस समय होंगी कोई परिस्थिति जब मैं नहीं कर पाई होंगी, मे बी मेरे में काबिलियत नहीं होगी, बट है अभी मेरे में काबिलियत, बट हम कभी ट्राई ही नहीं करते हैं। तो ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड की हो गई रॉन्ग प्रोग्रामिंग। तो अब हमें क्या करना है? तो अब उस प्रोग्रामिंग को करेक्ट करना है, लेकिन करेक्ट करने के पहले हमको थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है कि सबकॉन्शियस माइंड की विशेषता क्या है, वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे ऑपरेट करता है। क्योंकि हमें इसी लेवल पे वर्किंग करनी है। हम जब इस लेवल पे वर्किंग करेंगे तभी हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? बहुत पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन दिशाहीन है, उसकी खुद की कोई दिशा नहीं है। वो किसकी दिशा लेता है? वो चेतन मन की दिशा लेता है, जो बोला बॉस ने बस वही दिशा ले ली, दिन तो दिन, रात तो रात, वॉट एवर। तुम अच्छी हो तो अच्छी हो, तुम बेकार हो तो बेकार हो, जो दुनिया ने जो बातें मेरे अंदर भर दी, मैंने वो प्रोग्रामिंग अपने अंदर कर ली, और कभी अपनी क्षमताओं को जज ही नहीं किया। पावरफुल बट डायरेक्शनलेस। और क्या करता है? नेचर का लॉ है पतन। एक जमीन है, अगर किसान उसका ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा? क्या होगा अगर कोई जमीन का किसान ध्यान नहीं देगा? वीड्स उग जाएंगे, खरपतवार उग जाएंगी, राइट। लेकिन अगर किसान ध्यान देगा तो क्या होगा? बेस्ट फसल होगी। तो वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ होता है। जब हम सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन का ख्याल नहीं रखते, उसको अपने ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, हम अगर अपने बच्चों का ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? वो गलत संगति में चले जाएंगे। होना ही होना है, होना ही होना है।
लेकिन जब हम ध्यान देंगे तो हम बिल्कुल विजिलेंट रहेंगे, किससे मिल रहे हैं, क्या क्या चैनल देख रहे हैं, मोबाइल में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ लगी तुरंत करेक्शन करेंगे। तो सेम हैपेंस विद आवर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो। जब हम सबकॉन्शियस माइंड का ध्यान नहीं देते तो क्या होता है? बेड़ा गर्क, नेगेटिव प्रोग्रामिंग। हम क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ये एकदम सच सच कहावत है कि अगर खाली है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसको हम कोई कंस्ट्रक्टिव चीज में नहीं जोड़े तो क्या होगा? वो शैतान का घर बन जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, नेगेटिव प्रोग्रामिंग ट्रिगर करेगा। तो हमें क्या करना है? हमें उसको कोई पॉजिटिव चीज के साथ जोड़ के रखना है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी इसमें, तो उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा साधक था, उसने खूब साधना की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, अरे वाह, इतनी अच्छी साधना की हो, मैं तो एकदम खुश हो गया हूं, जो मांगना है मांगो। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे को एक जिन दे दो, मेरे पास बहुत काम है, बहुत मेहनत लगती है, एक जिन दे दो जो मेरा सारा काम कर दे। ब्रह्मा जी ने बोला, जिन तो मैं दे दूंगा, लेकिन वो एक शर्त है, वो जिन खाली नहीं बैठ सकता, वो जिन हमेशा काम करता रहता है, तो अगर उसको तुमने कोई काम नहीं दिया तो तुमको ही खाने आ जाएगा। तो फिर वो आदमी बोला, भाई मेरे पास बहुत काम है, आप टेंशन मत लीजिए, काम की कोई कमी नहीं है, आप मेरे को जिन दे दो। बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा, दे देता हूँ जिन। तो जिन मिल गया, जिन आ गया उसके पास। अब उसके पास तो बहुत सारे काम थे, फटाफट एक काम दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया। जब तक वो काम बताना कंप्लीट ना करे, जिन आगे खड़ा हो जाए, काम हो गया। वही आजकल एआई का हालचाल है ना, हम टाइप करना कंप्लीट नहीं करते तब तक सारे आंसर आ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यही तो जिन है। तो वो जिन जो था, बस अभी तक ये हमको खा नहीं रहा है, ध्यान देना पड़ेगा कब खाना शुरू करेगा। तो वो जो जिन था एकदम तुरंत आ जाए, फिर तुरंत काम दे। ऐसे करते करते सारे काम खत्म हो गए। वो आदमी को टेंशन हो गया कि अब तो मेरे पास काम ही नहीं बचा, मैं काम सोचूं उसके पहले ये खड़ा हो गया, अब तो मेरे लिए ये सरदर्द बन गया कि इसको काम क्या दूं। तब उस आदमी ने एक तरकीब लगाई, एक खंबा गाड़ा और जिन को बोला, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जब तक मैं तुमको कोई काम ना दूं, इसके ऊपर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, और जब मैं कोई और काम दूंगा वो काम कर लेना, करके वापस आके चढ़ना उतरना, एंड वेट टिल माय नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो जिन वैसा करने लगा, उस आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हमारा भी वही हाल चाल है। हम क्या है? हम वही हैं। और हमारा मन क्या है? हमारा मन वो जिन है। तो क्या होता है, जैसे ही खाली हुआ मन, वो क्या करता है? नेगेटिव सेल्फ प्रोग्रामिंग में चला जाता है। हमारा भक्षण करना मतलब क्या? हमारे अंदर पूरी नकारात्मक ऊर्जा को भर देना, हमारे पीस ऑफ माइंड को खराब कर देना। तो नेगेटिव थॉट्स जो हमारे अंदर आते हैं, आपको पता है कितने थॉट्स पर डे हमारे अंदर आते हैं? 60,000 थॉट्स। और जो बहुत ज्यादा सोचते हैं उनके 1 लाख को भी क्रॉस कर जाते हैं, जो हाइपर थिंकर्स हैं। तो इतने थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, जो मेजोरिटी क्या हो रही, नेगेटिव हो रही है। तो क्या करें, हमारे अंदर वो वाटर का देखा था ना हमने, कैसे वो नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट करती है। जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो उस तरह से नेगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर क्रिएट हो रही है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने वो खंबा गाड़ना है। तो हमारे लिए वो खंबा क्या है? हमारे लिए वो खंबा है हमारी श्वास और हमारा मंत्र। जब हम श्वास और मंत्र के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, अजपा जप की स्थिति में पहुंच जाते हैं, यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि सोचते, उठते, बैठते, जागते हमने क्या अपने अचेतन मन में प्रोग्रामिंग कर दी? मेरा जो मंत्र है ना वही चलता रहेगा। हमने पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट कर दिया। और जब तक आप अजप अजप की स्थिति में नहीं हो, तब तक अपने श्वास के साथ कनेक्ट करो। तो क्या होगा? वो खंबा में चढ़ता रहेगा, उतरता रहेगा, चढ़ता रहेगा, उतरता रहेगा, वो आपका भक्षण करने आएगा ही नहीं। राइट? तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को एंगेज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो हमारा भक्षण कर देगा। फिर तीसरा क्या है? नो डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। हमारे न्यूरल पाथवेज हैं। ये न्यूरल पाथवेज क्या होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। राइट? तो अभी जब मैं आपके साथ ये सेशन ले रही हूं, मेरा न्यूरल पाथवे क्रिएट हो रहा है। लेकिन ये सेशन लेने के पहले जब मैंने पीपीटी बनाई, वो पीपीटी बनाने के टाइम में मैंने अपने मन में चिंतन किया कि मैं क्या क्या बोलूंगी, कैसे कैसे बोलूंगी, किस तरह से बोलूंगी, क्या क्या पॉइंट लूंगी, अगर कुछ कहानियां सुनाऊंगी तो कैसा सुनाऊंगी। तो मैंने एक प्रेपरेशन किया। अब वो प्रेपरेशन के दौरान भी क्या हुआ, मेरे वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट हुए। यानी कि हमारा जो अचेतन मन है, हम जब विजुलाइज करते हैं कोई चीज को, मेंटली उसकी प्रैक्टिस करते हैं, मेंटल रिहर्सल करते हैं, तो वो
रियलिटी का ही सेम पाथवे फॉलो करता है। तो यानी अगर हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो अगर हम उसको विजुअलाइज करते जाएंगे तो क्या होगा, वो न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथेंड होगा। उस न्यूरल पाथवे में कोई अगर रेजिस्टेंस होगी, रुकावट होगी, तो वो मेरी मेंटल प्रैक्टिस से ठीक होती जाएगी। और जब रियलिटी होगा तो जूम करके मेरा काम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का बेसिक क्या है, नो डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन, वी यूज द सेम न्यूरल पाथवे। मैं आपको ना छोटी छोटी बातें बता रही हूं, अभी आपको लगेगा कि सडनली क्यों अचेतन मन की आवाज, आपको 10 मिनट बाद समझ में आएगा जब मैं पूरे चीज को एक साथ कंबाइन करूंगी और आपको पूरी एक पद्धति दूंगी कि अब आप इस तरह से चैंटिंग करो अपने श्लोक की, रिद्धि मंत्र की, बीज मंत्र की, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, दिस इज द साइंस, दिस इज द लॉजिक। और जब आपको लॉजिक की क्लैरिटी होगी ना, तब आप उसको और अच्छे से कर पाओगे, और विश्वास के साथ कर पाओगे, और सरेंडर के साथ कर पाओगे। इसलिए मैं इतने डिटेल में जा रही हूं। नेक्स्ट है इमोशनल एंड सेंसरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने शादी के दिन क्या पहने थे, याद है आपको, है ना? भी किसी की 15 साल हो गई होगी, 20 साल हो गई होगी, 30 साल, 40 साल वाले भी लोग होंगे, लेकिन याद है। बट मगर मैं अगर पूछूं 4 दिन पहले क्या पहना था, नहीं याद। क्यों नहीं याद? इमोशन। शादी से आपका इमोशन जुड़ा है। 4 दिन पहले से नहीं, हाँ, अगर 4 दिन पहले आपका बर्थडे होता तो फट से बता देते थे, हाँ 4 दिन पहले ना मैं वो सूट पहनी थी जो नया खरीद के लाई थी, रेड कलर का, बड़ा सुंदर था, उस दुकान से खरीदा था। बट बिकॉज 4 दिन पहले कोई ऐसी इमोशनल इंसिडेंट नहीं थी, आपको याद नहीं है। यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कौन सी बातों को रजिस्टर करता है, जो इमोशनल होते हैं। तो जब आप मंत्र चैंटिंग करोगे, पूरे इमोशन के साथ करोगे, तो वो ज्यादा अच्छे से रजिस्टर्ड होगा, राइट? और दूसरा क्या है, सेंसरी। सेंसरी मतलब, अब मैं आपको एक किताब दूं, पूरी किताब पढ़िए, और वही उस किताब की मैं आपको मूवी दिखाऊं, तो क्या आपको ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, क्या ज्यादा याद होगा, किसके डायलॉग आपको ज्यादा याद होंगे, किताब में लिखे हुए कि मूवी के? मूवी के, राइट? क्यों मूवी के? क्योंकि मूवी में आप सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहे हो, आपका आंख भी काम कर रहा है, आपका कान भी काम कर रहा है। किताब में तो खाली आप पढ़ रहे हो। तो जितने सेंसेस इन्वॉल्व करते हो, आपका अचेतन मन उतने अच्छे से उस चीज को ग्रास्प कर पाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम विजुअलाइज करें, तब हम अपने सारे सेंसेस को जोड़ें। हम जब सोचे तो हम फील करें, उस इमोशन को फील करें, हम विजुअलाइज करें, हम उसे सुने, हम उसे सूंघे, हम फील करें। हम जितने अपने सेंसेस से, जितनी इंद्रियों से उस चीज को फील कर सकेंगे, हम उसे और अच्छे से अचीव कर पाएंगे। और फिर क्या, विजुअल। अब मैं आपको बोलूं कि आपका बेबी जब बॉर्न हुआ था, वो दिन को याद करो, तो क्या होगा, आपके मन में क्या आएगा? कुछ लिख के आएगा, आज मेरा बेबी बॉर्न हुआ था सुबह 4 बजे, और ये डॉक्टर थे, ऐसे कुछ लिख के आएगा कि कुछ दिमाग में एक मूवी जैसा चलेगा? क्या होगा? मूवी जैसा चलेगा, राइट? क्यों मूवी जैसा चलेगा? बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स। तो अब जितना विजुअलाइज करोगे इमोशन के साथ, सेंसेस के साथ, वो उतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट क्रिएट करेगा, राइट? फिर इट लिव्स इन प्रेजेंट मोमेंट। 10 साल पहले आपकी कोई सहेली ने आपको कुछ खराब बात बोल दी थी, मैं अगर अभी आपको बोलूं उस इंसिडेंट को याद करो, तो कैसा फील होगा आपको? खराब फील होगा। ऑलमोस्ट वही इमोशन आएंगे जो 10 साल पहले आए थे। क्योंकि हमारा अचेतन मन जो है ना, वो पास्ट और फ्यूचर में नहीं जीता है। कुछ फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है जो थोड़ी सी डरावनी है, डर लग रहा है उसको लेकर, आज हम उसके बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, हम उसको प्रेजेंट मोमेंट में खींच के लेके आ जाएंगे। वो फियर को हम आज ही फील करेंगे, उस पास्ट के दुख को भी हमने आज ही फील किया, उस फ्यूचर के फियर को भी हम आज फील करेंगे। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। इसलिए आपको जो भी विजुअलाइज करना है, कैसे विजुअलाइज करना है? प्रेजेंट मोमेंट में विजुअलाइज करना है, प्रेजेंट मोमेंट में। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में विजुअलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, आप पास्ट में रहोगे, फ्यूचर में रहोगे, वो रिजेक्ट कर देगा। आपको ये सोचना, आप कुछ पाना चाहते हो, सपोज आप
चाहते हो आपके बच्चे की शादी हो जाए, या कुछ भी आप सोच चाहते हो, आपको ऐसे सोचना है कि वो हो गई है, प्रेजेंट मोमेंट में वो चीज हो चुकी है। वो विश्वास के साथ आपको सोचना है। जब आप उस विश्वास के साथ सोचोगे तो क्या होगा, वो जरूर फलाभूत होगा। और साथ में डज नॉट अंडरस्टैंड नो और एनी डाउट। थोड़ा भी डाउट आपने किया, कि बता के तो गई हैं, अमरीश जी भी बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें बोल के गए, अर्चना जी भी आई, खूब डिटेल में कितनी सारी बोली, अभी ये आई हैं, ये तो पता नहीं हमको क्या क्या बता रही हैं। बोल तो सब बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन काम करता है क्या? अगर ये डाउट रहा, सॉरी, सॉरी, मत करिए कोई अनुष्ठान, नहीं काम करेगा। क्योंकि डाउट जो है वो विष का काम करता है। इसलिए मंत्र की शक्ति में अगर आपने डाउट किया, कि बताया भाई, मंजू जी ने बताया है, अर्चना जी ने बताया है, इन्होंने बताया है, उन्होंने बताया है, चलो ट्राई कर लेते, देख लेते, अगर ये एटीट्यूड है, सॉरी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि डाउट जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव एनर्जी का काम करता है, एक पॉइजन का, एक विष का काम करता है। आपको पूरे विश्वास के साथ करना होगा। यस, जब इतने लोगों को रिजल्ट मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? इतने लोगों को रिजल्ट मिला है तो मुझे भी मिलेगा, और मैं लेके रहूंगी रिजल्ट, कम वॉट में। अगर ये आपका विश्वास रहा तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ में वर्क कर रही हैं। हम जब सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा, उसके अगेंस्ट काम करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि सारी कहानी हमारी अचेतन मन की है। अचेतन मन में ही सारी प्रोग्रामिंग हो रही है। हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, सब कुछ वहां पर है। उसको अगर हमने अपने हिसाब से अपने ग्रिप में ले लिया तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब हम चलते अपने मेन मुद्दे पे। वो मितनी कहानी मैंने सुनाई थी इसके लिए, कि अब सबकॉन्शियस माइंड को हम टैप कैसे करें, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करें हम। तो अब वापस से आते हैं, कौन है सबकॉन्शियस माइंड का बॉस? कॉन्शियस माइंड। क्या कोई बॉस अलाउ करेगा किसी और को अपने एम्प्लॉय को टच करने का या उसको रिपोर्ट करने का? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। आप बॉस के सामने आप काम नहीं करा सकते उसके एम्प्लॉय से, वो अलाउ ही नहीं करेगा। कि भाई ये मेरे मेरे लिए काम करता है, ये क्यों आपको रिपोर्टिंग करे? ही विल रिपोर्ट टू मी, जो पूछना है मुझसे पूछो, इससे बिल्कुल नहीं पूछना। होता है ना ऐसा? तो फिर हम क्या करेंगे? तो बहुत मुसीबत वाली बात हो गई। तो हमको क्या करना होगा? उस बॉस को बाईपास करना पड़ेगा। हमें कॉन्शियस माइंड को बाईपास करना होगा। उसको कुछ तो भी करके हटाना पड़ेगा, ताकि वो हटे और हम झट से सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएं। और जैसे हम घुस जाएं हमारा काम हो गया, तब तो पूरा ब्रह्मांड हमारा है। तो अब कैसे घुसेंगे? गेट इनटू अल्फा मोड। अल्फा मोड क्या है? हमारा ब्रेन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। तो अल्फा और बीटा हमारे प्राइमरी मोड्स हैं। बीटा क्या? बीटा हमारा सांसारिक मोड है। जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रही हूं, आप सुन रहे हो, हम और कुछ कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी पूरे दिन हम बीटा मोड में जीते हैं। ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे वी लिव इन बीटा मोड। ये हमारा सांसारिक वर्ल्डली मोड है। अब एल्फ, और ये किसका मोड है? ये मोड है हमारे कॉन्शियस माइंड का। कॉन्शियस माइंड ऑपरेट्स एट बीटा मोड, वो बीटा फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो सांसारिक फ्रीक्वेंसी है। हमारा अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वर्क्स ऑन अल्फा मोड, जो मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमें कॉन्शियस माइंड को बाईपास करना है तो हमें क्या करना होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेनी होगी। होता है ना, रेडियो, पुराने जमाने में हमारा रेडियो होता था, अभी भी हम सुनते हैं, रेड एफएम, रेडियो मिर्ची, सब है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी चेंज की तो हम रेडियो एफएम में चले गए, और चेंज की तो हम रेडियो मिर्ची में आ गए। ऐसे हम अलग अलग स्टेशंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो सेम ऐसा ही है, जब हमारा ब्रेन बीटा फ्रीक्वेंसी में तो कॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, अल्फा फ्रीक्वेंसी में तो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। तो हमको क्या करना होगा? हमको कॉन्शियसली, फोर्सफुली अपने आप को अल्फा फ्रीक्वेंसी में लेके जाना होगा। अब अल्फा फ्रीक्वेंसी में कैसे जाएंगे? सबसे सरल उपाय, अल्फा फ्रीक्वेंसी विद इन मिनट, सेकेंड्स आप पहुंच जाएंगे। आप अपने श्वास के साथ जुड़िए, प्राणायाम कीजिए, श्वास के साथ जुड़िए, मेडिटेटिव मोड में जाइए, एकदम माइंड को रिलैक्स कर लीजिए। क्या हो रहा है इधर उधर सब चीज से अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लीजिए।
मौन धारण कर लीजिए, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, और अपने मंत्र की चैंटिंग करनी शुरू कर दीजिए। ये सारे स्टेप्स हैं। जैसे ही आप ये सब करना शुरू करोगे ना, चुटकी बजा के आप किसमें चले जाओगे? अल्फा मोड में। और वो अल्फा मोड क्या है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मोड है। और वहां पे आपने जैसे ही पहुंचा, आप अपना प्रोग्रामिंग करना कर दीजिए शुरू। और अल्फा मोड में जाने का पता है एक बहुत अच्छा समय है, जस्ट सोने के ठीक पहले और उठने के ठीक बाद। ये दो समय है जब हम सबकॉन्शियस, हम अल्फा मोड के बहुत करीब में होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि नाइट में एफर्मेशन दो। अभी एफर्मेशन क्या होता है मैं बताऊंगी। मॉर्निंग में उठते ही दो, विजुअलाइज करो एकदम सोते हुए। कहते हैं ना, आप रात को जो सोते हुए सोचते हुए सोएंगे, वही रात भर आपके अंदर चलता जाएगा। सुबह उठ के जो आप सोचेंगे वही दिन भर चलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे अचेतन मन की प्रोग्रामिंग हो रही है। इससे रात में सोने के टाइम क्या बोला जाता है? प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, अच्छी कुछ किताब पढ़ो। और हम क्या करते हैं? एकदम मोबाइल और टैब को अपने ऊपर रखते हैं। ऐसी हालत होती है कि वो कब सो जाते हैं, कब वो हमारे ऊपर गिर जाता है, हम अपने छाती पे रख के सो जाते हैं, हमें पता ही नहीं है। कितना वेस्ट कर रहे हैं हम अपने क्षमताओं का। हमें कुछ अच्छा करके सोना चाहिए, और कुछ अच्छा सोच के सोचना चाहिए। हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे सोचना चाहिए। तो इस तरह से हम अल्फा मोड में जाते हैं। क्या समय कितना है? समय मेरे पास अब खाली 20 मिनट है। फास्ट फास्ट थोड़ा चलती हूँ। अब फिर जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचे, हमें क्या करना होगा? हमें विजुअलाइज करना होगा। बिकॉज विजुअलाइज करके ही हम सबकॉन्शियस माइंड की क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं। राइट? तो कैसे विजुअलाइज करेंगे? हम अपने माइंड मैपिंग करेंगे। जो न्यूरॉन्स और न्यूरल पाथवे मैंने कहा ना, कनेक्ट होते हैं हमारे ब्रेन में। तो हम सोच के कनेक्ट कराएंगे उनको। और कैसे कनेक्ट कराएंगे? अपने पांचों इंद्रियों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, इमोशंस लाएंगे, ट्रस्ट लाएंगे, कमिटमेंट लाएंगे। जो मैंने सारे आपको रूल्स बताए सबकॉन्शियस माइंड के, वो सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। और वो जब सब रूल्स को फॉलो करके आप विजुअलाइज करोगे, तो क्या हो रहा है? आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। आप ब्रह्मांड में वो ऊर्जाओं को भेज रहे हो, भेज रहे हो, भेज रहे हो। कब उससे कनेक्ट होके वो ऊर्जा आपके पास में आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप विजुअलाइज कर रहे हो। और फिर ये विजुअलाइज करके हम क्या करेंगे? डेलिबरेट प्रोग्रामिंग करेंगे, ऑटो सजेशन देंगे। हम अभी क्या ऑटो सजेशन दें? अरे ये तो मेरे से होता ही नहीं है। अरे लास्ट टाइम मैंने स्पीच देने की कोशिश की थी, सारी लाइन भूल गई थी, पता नहीं अब वापस ऐसा होगा क्या। अरे पिछली बार उसके घर गई थी, बीमार पड़ गई थी, आज वापस जाऊंगी फिर बीमार पड़ जाऊंगी क्या। आप समझ रहे हैं? हम ये ऑटो सजेशन दे रहे हैं। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, बोलते पता नहीं मेरा तो ये होता ही नहीं, होगा क्या? मैं बोलती बिल्कुल भी नहीं होगा। शायद हो सकता था, लेकिन ये जो आपकी सोच है उससे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले आपको सोच बदलनी होगी। पहले पॉजिटिविटी लानी होगी, ट्रस्ट लाना होगा, कॉन्फिडेंस लाना होगा कि यस ये मैं कर सकती हूं। जब वो सोच आएगी, तभी आप उसको अचीव कर सकोगे। तो हमें कैसे सोच बदलनी है? हमें डेलिबरेट एफर्मेशंस देने हैं। कैसे एफर्मेशन देने हैं? आई एम हेल्दी, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम केपेबल, आई एम गिविंग वंडरफुल स्पीच। सपोज आपको स्पीच देना है एक स्टेज पे। लास्ट टाइम भले लोग हंस दिए थे, भले आप भूल गई थी, इस बार क्या करेंगी आप पहले से वो स्टेज सोचेंगी कि अरे बाप रे। आई एम श्योर कुसुम आंटी ने सोचा होगा, मैं कर रही हूँ भक्तामर का सेशन और 500 का जूम पूरा भर गया है, फिर यूट्यूब में पता नहीं इतने हजारों लोग आ गए हैं। और बिल्कुल वो जो कोविड के टाइम पे उन्होंने जो किया था, वो पूरी जो मेमोरी थी, उस मेमोरी को लाके उन्होंने अपने ब्रेन में सारा मैनिफेस्ट किया। और वो सारा मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा गई ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में वो ऊर्जा जाके वापस आई, और अपने आप से लोग इकट्ठे हो गए, 500 का जूम भर गया, यूट्यूब हो गया, पता नहीं क्या 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 हो गया। तो ये मैनिफेस्टेशन। और वही उल्टा, पता नहीं आजकल लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं रहता ये मंत्र मंत्र के उसमें। लोग आजकल नहीं इंटरेस्टेड रहते, नहीं कोई काम का, ये सब सेशन बेकार है। आ जाएंगे 50-60 लोग, देख लेते हैं, चलो कर लेते हैं, एक प्रोग्राम करना है भाई, अपने को एपेक्स में दिखाना है, टिक मारना है, कर लेते हैं। ये सोच के करेंगे, सच्ची 50 ही आएंगे। 50 से एक ऊपर नहीं आएगा।
तो ये पावर है विजुअलाइजेशन का, ये पावर है एफर्मेशन का। तो एफर्मेशन में क्या करते हैं हम, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस डालते हैं, विजुअलाइज करते सेंटेंस डालते हैं कि वाह 500 का पूरा जूम भर गया, ऐसा हो गया, ऐसा सेशन में ऐसा लोगों को फायदा हुआ, लोग इतना खुश हो गए, हमें वापस से आ गया कि भाई और लो, ये करो वो करो, और हमें काम मिल गया, ब्ला 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 ब्ला। तो एफर्मेशन के रूल क्या है? एफर्मेशन का सबसे पहला रूल है पर्सनल। एफर्मेशन आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बना सकते हो। अगर घर में आपका बच्चा है तो उस बच्चे के लिए, एक बार बच्चा बाहर आ गया तो उसके लिए भी नहीं बना सकते, क्योंकि आपका कर्म अलग है, दूसरों का कर्म अलग है, आप किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए अफर्मेशन, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, तो आप अपने लिए अफर्मेशन करो कि हाँ भाई मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूं और बहुत अच्छा, मतलब आपको अपने से उस एफर्मेशन को क्रिएट करना होगा। आप चाहते हो आपके बेटे की शादी हो, तो आप ये ऐसा एफर्मेशन दो कि मैं अपने बहू के साथ बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत हैप्पी है, अब मेरा पोता होने वाला है, ब्ला ब्ला ब्ला। आप ये नहीं इन्फॉर्मेशन देते कि मेरा बेटा उस लड़की को पसंद करे, उसकी शादी हो, नहीं, मैं अपने बेटे की शादी में डांस कर रही हूं, इंजॉय कर रही हूं, मेरी बहू आ रही है, मेरे पोते हो रहे हैं, मेरे ये हो रहा है, मेरा, बिकॉज मैं सिर्फ अपने कर्मों पर मेरा कंट्रोल है और किसी पर भी नहीं है। दूसरा प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हमने देखा था सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, न पास्ट को समझता है न फ्यूचर को समझता है, वो सिर्फ प्रेजेंट को समझता है। तीसरा पॉजिटिव, क्योंकि अचेतन मन जो है वो नेगेटिव, डाउट, ये सारी जितनी भी नकारात्मक भाषाएं हैं उसको रिजेक्ट कर देता है। तो अगर आप कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग करेंगी कि अगर ऐसा हो जाए, नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकती, तो नहीं, गायब हो जाएगा। ठीक है, नो कंपैरिजन, आप कंपैरिजन नहीं कर सकती कि भाई मेरे बच्चे को उसके बच्चे से ज्यादा मार्क्स मिल जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट पॉसिबल। मेरे मेरा नाम उसके नाम से ज्यादा हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने ऊपर फोकस करिए कि मैं अपनी क्षमताओं को इतनी बढ़ाऊं कि मैं बहुत अच्छा कर सकूं, लेकिन नो कंपैरिजन, बिकॉज अगेन आप दूसरों के कर्मों में हस्ताक्षेप कर रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे किसी और के बिहाफ में इंफॉर्मेशन डाल सकते हो? नॉट पॉसिबल। यू कैन ओनली वर्क फॉर योर सेल्फ, क्योंकि सब कर्मों का खेल है, सब कुछ कर्म से ही कनेक्टेड है, आप सिर्फ खुद का कर सकते हो। और पॉजिटिव पावरफुल इमोशन, क्योंकि अचेतन मन इमोशन को समझता है, अचेतन मन पांच इंद्रियों को समझता है, तो जितनी चीजें हम पांच इंद्रियों से और इमोशन से भर के फील करेंगे, उसके एफर्मेशंस बनाएंगे, वो सेंटेंसेस अपने ब्रेन में डालेंगे, उसी कोई टेप रिकॉर्डर की तरह चलाएंगे, तो क्या होगा? हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी। तो इस तरह से आप अल्फा मोड में जाके विजुअलाइज करके और एफर्मेशन डाल के आप मैनिफेस्ट कर सकती हैं। मैं चाहूंगी अगर आपको इच्छा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये, और इसको कहीं चिपका दो आंखों के सामने। ये रूल है, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो यही प्रोसेस है कि पहले मंत्रों के द्वारा आप अल्फा मोड में जाओ, अल्फा मोड में जब चले गए तो विजुअलाइज करो आपको क्या चाहिए, और फिर वही विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंगली आप एफर्मेशंस दो। राइट, अब हम आते हैं अपने एकदम लास्ट सेगमेंट की तरफ। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की, मंत्रों के बारे में, बीज मंत्र, चक्र, अचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन का क्या क्वालिटीज है, कैसे प्रोग्रामिंग करें। अब हम ये सारे ज्ञान को कंबाइन करेंगे कि हम अनुष्ठान कैसे करें। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबका क्वेश्चन होता है। तो आंसर तो है ऐसे 5 मिनट का, बट मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगा दिए। वो 1.5 घंटे लगाने का कारण ये था कि जब हम चीजों को बारीकी से समझते हैं ना, तो हम उसको और अच्छे से कर पाते हैं। नहीं तो अरे उसने कहा था, करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा। हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है जब हम उसके रीजन को जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है? टेक संकल्प एंड डू फॉर 21 डेज। वाई 21 डेज? क्योंकि हमारा जो अचेतन मन है ना, वो 21 डेज में हैबिट फॉर्मेशन करता है। तो अगर मैं चाहती हूं कि मेरा इंटेलिजेंस बढ़े, मेरी मेमोरी बढ़े, एक्चुअल में इंटेलिजेंस है आपके अंदर में, मेमोरी है आपके अंदर में। आपको पता है आप अपने माइंड पावर का कितना परसेंट यूज करते हो? ओनली 3 to 4%, ओनली 3 से 4% ही आप यूज करते हो। बाकी सब जंक बन के रखा रहता है, कबाड़ बन के।
तो सब कुछ है आपके अंदर, ये बस प्रॉब्लम हम यूज नहीं कर पा रहे। तो जब हम अल्पश्रुतम का की चैंटिंग करते हैं, श्लोका नंबर 6 की, तो क्या होता है, हम एक्टिवेट करते हैं अपने मेमोरी सेल्स को, अपने इंटेलिजेंस के सेल्स को, और हम फिर वो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझे सब याद हो रहा है, सब कुछ मैं इतने अच्छे से कर पा रही हूं। और फिर 21 दिन जब हम इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो क्या होगा, वो टेप रिकॉर्डर की तरह बचते जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में बचते जाएगा, और 21 दिन में वो हमारी हैबिट बन जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं कि 21 दिन में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, और 21 दिन ले लो, शायद आपके कर्म गहरे हैं, तो आपको समय लग रहा है, आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा शिफ्टेड है, तो आपको समय लग रहा है, तो आप करो। नेक्स्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, शुद्ध भावना। ये पूरा ये पूरा सेशन फेल है अगर आपने अपनी भावनाएं शुद्ध नहीं रखी। ये सबसे बेसिक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, शुद्ध भावना। क्यों? क्योंकि मंत्र का फ्रीक्वेंसी क्या है, 700 800 हर्ट्ज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे मंत्र वाइब्रेट करता है। और हमने देखा, हमारे अगर इमोशन गंदे हैं, जेलसी के हैं, एंगर के हैं, तो हम किस में वाइब्रेट करेंगे, 100 हर्ट्ज पे, 50 हर्ट्ज पे, 20 हर्ट्ज पे, राइट? तो अगर हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, तो क्या मंत्र की ऊर्जा उस नेगेटिव ऊर्जा के साथ कंपैटिबल होगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मंत्र हम पर काम ही नहीं करेगा। हमें हमारे अंदर की ऊर्जा को पॉजिटिव रखना होगा, हमें अपने भाव को शुद्ध करना होगा। अगर हम किसी के नुकसान के भाव से, कुछ जेलसी के भाव से, कुछ गुस्से के भाव से, कुछ एंगर के भाव से अगर हम कुछ करना चाहेंगे, वो कभी हमको फलीभूत नहीं होगा। हमें क्या फलीभूत होगा, जब हमारी भावना शुद्ध होगी, वही हमें फलीभूत होगा। तो हमें सबसे पहले अपनी भावना को शुद्ध करना है, तभी हम कंपैटिबल होंगे। नहीं तो वही होगा, भाई एप्पल का चार्जर मैं सैमसंग के फोन में लगाना चाह रही हूं, नहीं होगा, वो चार्ज कैसे होगा, दोनों का केबल टाइप डिफरेंट है, वो स्लॉट डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, होगा ही नहीं। तो मैं एक हाईएस्ट लेवल की पॉजिटिव ऊर्जा को मैं कहाँ लेके आ रही हूँ, एक नेगेटिव एनर्जी के एनवायरमेंट में, नहीं कंपैटिबल है, वो नहीं वर्क करेगा। आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी होगी, शुद्ध भावना लानी होगी, शुद्धता लानी होगी, मतलब एक ऐसा भाव लाना होगा कि सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो। जब ये भाव आपके अंदर होगा, तभी वो मंत्र कारगर होगा, नहीं तो मंत्र नहीं कारगर होगा। नेक्स्ट, राइट टाइमिंग। ये प्रश्न लोग बहुत पूछते हैं कि कब करना चाहिए। देखिए, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त कब है? ब्रह्म मुहूर्त है सूर्योदय के 48 मिनट्स पहले, वो ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाता है और शुरू होता है उस 48 मिनट्स के और 48 मिनट पहले, यानी कि 96 मिनट, मोटा मोटी 1.5 घंटा। सूर्योदय अगर आपके शहर में 6:30 बजे हो रहा है, तो 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा और 5:45 बजे खत्म हो जाएगा। ये मुहूर्त सबसे पावरफुल है, क्योंकि उस समय ना जो डिवाइन एनर्जीज है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे धरती पे उतरी हुई है। तो आपको क्या है, कनेक्शन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट उनसे कनेक्ट हो जाओगे। सो इट इज बेस्ट कि हम ब्रह्म मुहूर्त में करें। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हम तो उठ नहीं सकते इतना जल्दी, हम क्या करें? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जिस टाइम में उठते हो उस टाइम पे करो। लेकिन एक कोशिश करो, 10-10 मिनट थोड़ा अपना उठने का टाइम पीछे करते जाओ। आज अगर 7 बजे उठ रहे हो, तो 6:45 बजे उठो। थोड़े दिन 6:45 का अभ्यास करो, फिर 6:45 को 6:30 पे लेके जाओ, थोड़े दिन 6:30 का अभ्यास लो। करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आपको कोई अलार्म की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने आप में ब्रह्म मुहूर्त में वो एनर्जीज आके आपको खुद धक्का दे के उठाएंगी, खुद उठाएंगी, आप महसूस करोगे इस बात को, होगा ही होगा। लेकिन अभी जबरदस्ती नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। मैंने बोला ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट है, आप एकदम उठते हो 8 बजे 7 बजे, कल आपने 4 बजे का अलार्म लगा दिया, कल उठे परसों उठे, तरसों से फेल, फिर सब छूट जाएगा। तो मैं नहीं चाहती सब छूटे। सहज पके सो मीठा, स्पेशली जो स्पिरिचुअल मार्ग है, वो बहुत सहजता का मार्ग है। स्टेप बाय स्टेप, स्लो स्लो, एक एक स्टेप को पक्का करते जाओ। 15 मिनट को पक्का करो, फिर 15 मिनट को पक्का करो, 7 का 7:45, 7:45 का 6:30, 6:30 का 6:15, करते 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 लगेगा, मे भी 6 महीना लगेगा, साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी रहेगी। मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, अब तुम कितने बड़े साधक हो, तुमने लास्ट जब साधना की ना अनइंटरप्टेड, उतने बड़े साधक।
तो मैंने 10 दिन पहले, 10 दिन से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, बट उसके पहले हम ब्रेक ले लिया, तो बस मैं 10 दिन तक की साधक हूं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। तो आप कोशिश करो, रोज करना है, लेकिन धीरे धीरे। बेस्ट ये, मुझे इस बेस्ट को अचीव करना है, लेकिन सहज पके सो मीठा। नेक्स्ट, किस दिशा में, ये भी लोग क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे अच्छी दिशा है सर्वोत्तम ईस्ट, नहीं तो नॉर्थ, और सबसे अच्छा ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, ये अनडाउटेडली बेस्ट है। बट परसों अम्बरीश जी ने कुछ कुछ श्लोक में एक्सेप्शन बताया था। कोई एक श्लोक थे इसमें उन्होंने कहा था कि साउथ वेस्ट में करना चाहिए, वेस्ट में करना चाहिए, वो उनके वास्तु के एंगल से होगा, तो वो सारे एक्सेप्शन है कि भाई उसको वैसे कर सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर वो भी श्लोक अगर आप नॉर्थ ईस्ट में करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि भाई वास्तु का क्या है नहीं है, बेस्ट है आप अपना कॉम्पस चेक कीजिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दीजिए, सबसे अच्छा नॉर्थ ईस्ट, नहीं तो ईस्ट, नहीं तो फिर नॉर्थ। इस दिशा में आपको बैठ के करना है, तो आप ऊर्जा को ज्यादा अच्छा टैप कर पाओगे। नेक्स्ट, शुद्धि। अब लोग कहते हैं कि भाई उठे तो हमें क्या ब्रश करना जरूरी है, स्नान करना जरूरी, हाँ भाई बहुत जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट। शुद्धि जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर सब लग जाती है, तो आपका बॉडी क्लेंस, शुद्ध भाव से आपने आंतरिक शुद्धि की, आपको शारीरिक शुद्धि भी रखनी बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन होता है, जब हमारा पीरियड का समय होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उस समय क्या करें। उस समय आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन अजप अजब तो चल ही सकता है, वो तो आपके अंदर टेप रिकॉर्डर की तरह है, तो बिना उच्चारण किए मन ही मन तो चलता ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अनुष्ठान नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि हम सब वुमेन को अपनी साइकिल अच्छे से पता है कि हमारी साइकिल कितने दिन की किया है। तो आप एकदम आपका 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, जो भी दिन आपकी शुद्धि हुई, आपको 21 दिन का अनुष्ठान करना है ना, बस उसी दिन संकल्प लेके शुरू कर दो, ताकि आपका 21 दिन के अनइंटरप्टेड आ जाए, तो बेस्ट होता है। और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो 3, 4, 5 दिन जब भी आपका शुद्धि हो रहा है, उतना दिन का ब्रेक जाएगा। मन मन में आपको अगर याद है तो आप उसका स्मरण करते रहना एटलीस्ट, नहीं तो विजुअलाइज, मतलब आप कनेक्टेड रहना, मंत्रों के साथ आप जुड़े रहना, तो आपका कनेक्शन बना रहेगा। लेकिन नेचुरली आप उच्चारण करना, पुस्तक को छूना, ग्रंथ को छूना, ये सब वर्जित है। इसमें भी कई सारे डिफरेंसेस आते हैं, बट मैं इस स्कूल को बिलोंग करती हूँ कि हमारे शरीर में काफी चेंजेस हैं, बहुत हार्मोनल चेंजेस है, ऊर्जा में काफी चेंजेस आते हैं, तो शुद्धि को मानना हमें जरूरी होता है। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हो, तो ब्रह्मचर्य का पूरा पूर्ण रूप से आपको पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है, वो हमारे शारीरिक संभोग से हमारी बहुत सारी ऊर्जा निकल जाती है हमारे शरीर से। और हम क्यों कर रहे हैं अनुष्ठान, हम, आप देखेंगे सारे पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त क्यों, एनर्जी ज्यादा मिलती, नॉर्थ ईस्ट क्यों, एनर्जी ज्यादा मिलती, शुद्धता क्यों, एनर्जी ज्यादा मिलती। तो हम क्या, क्या फोकस है हमारा, हम मंत्रों की शक्ति को कैसे एब्जॉर्ब कर सके, हर समय उसी चीज पर हम फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य में क्या होगा कि आप, आपके जो स्वादिष्टान की जो एनर्जी है, वो एनर्जी एकदम आपकी ऊर्ध्वरेता बनेगी, आपको उसकी ताकत मिलेगी, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। फिर किस पोस्चर में करना चाहिए भी प्रश्न आता है। भैया आलती पालती मार के बैठे सुखासन में, पद्मासन में, कुर्सी में बैठे, कैसे बैठे। तो पातंजलि ऋषि ने बहुत सुंदर अपने पातंजलि योग सूत्र में एक छोटे से तीन तीन सेंटेंस में उन्होंने इसका क्लैरिटी दे दी। स्थिरम सुखम आसनम, यानी आपको वो आसन लेना है जिसमें आप स्थिरता से बैठ सको। क्योंकि हम जितना अपने बॉडी को हिलाएंगे ना, कभी ऐसे बैठा, फिर उकड़ू हुए, फिर ऐसा किया, फिर वैसा किया, आप अपनी एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब कर रहे हो। आपको अपनी एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो आपको स्थिरता लानी है, लेकिन स्थिरता के साथ सुख भी जरूरी है। आप बैठ तो गए पद्मासन में, लेकिन अभ्यास है नहीं आपको पद्मासन का, आपके पाँव में दर्द हो रहा है, तो मंत्र में आपका मन ही नहीं लग रहा, बार बार दर्द पे जा रहा है आपका ध्यान। तो आपको अगर सुखासन का अभ्यास है तो सुखासन में बैठिए, चेयर का अभ्यास है तो चेयर पे बैठिए। प्रॉपर होना चाहिए, स्थिर, सुख, सुखम और स्थिरम दोनों होना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चेयर पर बैठे हैं तो बस आजीवन उसी में ही करते रहे। इंप्रूव करिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, हैबिट में लाइए कि भाई थोड़ा सुखासन में बैठ के कर सकते हैं क्या, सुखासन करते 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 भाई थोड़ा सा पद्मासन लग सकता क्या, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। लेकिन फिर से वही बोलूंगी, अभ्यास कर करके, अभ्यास कर करके, नहीं तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। आज पद्मासन में बैठ गए,
15 मिनट, पाँव की ऐसी हालत हो गई कल से गायब। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें धीरे 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 इंप्रूव करते जाना है अपने पोस्चर को। मे बी बिगनिंग में हम टिका के बैठ रहे हैं, धीरे धीरे अभ्यास हुआ तो हम बिना टिका के बैठना शुरू कर दिए। बट अभ्यास लाना है प्रैक्टिस से। मौन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप अनुष्ठान करने बैठे हो, आपको मौन, आंतरिक भी, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। एक्सटर्नल मौन तो समझ गए, भाई बात नहीं करनी है। तो कई बार लोग बात तो नहीं करते हैं, एक कागज पेन ले लेते हैं, फटाफट लिखते जाते हैं, अरे ये अरे ये अरे वो, या फिर मोबाइल पे वो करते रहते हैं। और मेजोरिटी लोगों को मैं देखती हूँ, जब चल रहा है हाथ में माला है और बात करते करते, अरे उसने क्या किया, इसने क्या किया, 2 सेंटेंस इंस्ट्रक्शन दिया घर में और फिर उससे अपना वापस जप किया, फिर 2 इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन। तो इससे क्या हो रहा है, आप जो ऊर्जा क्रिएट कर रहे हो वो सारी वेस्ट हो जा रही है। आपको मौन, मैंने वो बताया था जीवा बंद, तो जीवा बंद तो बहुत टफ हो जाएगा। हल्का सा जीभ रोल करके आपको अटका देना है, एकदम हल्का सा, और बस, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। आपको एकदम मौन में आपको बिल्कुल अपनी साधना करनी है। आप देखोगे इतना अमेजिंग पावर्स आपको मिलेगा कि आई कांट टेल यू। और इंटरनल मौन भी, इंटरनल मौन कैसे, थॉट्स को कंट्रोल करके। थॉट्स कैसे कंट्रोल होगा, जब हम श्वास के साथ जुड़ेंगे। तो इंटरनल मौन लाने के लिए, क्योंकि थॉट्स आते रहेंगे, आपको थॉट्स को रिजेक्ट नहीं करना है। आप जितना थॉट्स को रिजेक्ट करने जाओगे, थॉट्स उतने विकराल रूप से आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वही बनना है, वो इंटेलिजेंट आदमी की तरह खंबा गाड़ देना है। किसका खंबा, श्वास का खंबा। बस वो श्वास के ऊपर ही, श्वास के ऊपर ही आपका मंत्र चल रहा है। आपका मंत्र क्या, जिन है, वो श्वास के ऊपर चल रहा है। और श्वास के ऊपर आप करते जाइए, तो उससे क्या होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल मौन। अंदर भी थॉट्स कम, बाहर भी आप एकदम मौन। आप देखिएगा क्या ऊर्जा आपकी क्रिएट होगी। कनेक्ट विद ब्रेथ, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। ईट लाइट सात्विक फूड, ये भी प्रश्न बहुत आता है, नमक छोड़े, मीठा छोड़े, ये करे वो करे। सबसे पहले इसका कारण समझिए, नमक छोड़ने का क्या कारण है, मीठे का क्या कारण है। सबसे ज्यादा ऊर्जा क्या चीज में लगती है, डाइजेशन में लगती है सबसे। बस लास्ट 5 मिनट मेरा और बचा है, लास्ट 5 मिनट्स एकदम कंप्लीट कर रहे हैं अपने, बिकॉज ऑलमोस्ट 5 बज रहे, तो 5 मिनट और है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें लगती है डाइजेशन में। तो जब हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं, एकदम बाहर का खाना खा रहे हैं, खूब हैवी मील्स कर रहे हैं, एकदम घी में पूरा फ्राई किया हुआ वगैरह वगैरह, तो क्या होता है, हमारे डाइजेशन को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। यहां पे हम मंत्र की ऊर्जाओं को अब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं, यहाँ डाइजेशन में हमारी सारी ऊर्जा निकल जा रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुष्ठान के टाइम में आप बिल्कुल हल्का भोजन, सात्विक भोजन करें, एकदम हल्का से हल्का, बिल्कुल हल्का से हल्का। तो नमक छोड़ने का क्यों बोला गया है, नमक छोड़ने का इसलिए बोला गया है क्योंकि नमक क्या करता है, खाने में स्वाद डालता है। तो जब खाने में नमक नहीं है तो खाने में स्वाद नहीं है, स्वाद नहीं है तो हम एक्स्ट्रा खाएंगे ही नहीं। सिंपल लॉजिक। और नमक क्या करता है, हमारी इंद्रियों में वो लेके आता है, तेज लेके आता है। तो नमक जब हम नहीं खाते तो बहुत सात्विकता आ जाती है, हमारे खाने से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, जितना जरूरत है उतना खाते हैं। तो आप, मैं कई बार देखती हूँ लोग नमक तो छोड़ देते हैं, लेकिन गाजर का हलवा खा रहे हैं, बादाम का हलवा खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, क्योंकि भाई नमक तो खा नहीं रहे, मीठा खा रहे हैं। फायदा क्या, पूरा वेस्ट। वो खाने में आपने इतनी एनर्जी अपनी वेस्ट करा दी डाइजेशन के लिए। तो आप नमक छोड़े ना छोड़े, मेरा कहना है आप सात्विक भोजन करें और स्टेप बाय स्टेप चले। अगर मैंने आज आपको बोल दिया नमक छोड़ दीजिए, एक टाइम खाइए, तो आपको अभ्यास है नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। धीरे धीरे पहले आप क्या कीजिए, 2 टाइम खाना शुरू कीजिए, फिर उसको आप मे बी एक टाइम फल फ्रूट कीजिए, एक टाइम खाना कीजिए, फिर एक टाइम फल फ्रूट छोड़ दीजिए, सिर्फ एक टाइम खाइए, फिर वो एक टाइम में भी आप एक काम कीजिए, नमक छोड़ दीजिए, फिर और आपका लेवल बढ़ेगा तो फ्रूट खाने लग जाइए, और लेवल बढ़ा तो मे बी सिर्फ आप दूध पे रह जाइए, और लेवल बढ़ा तो आप व्रत कीजिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। पहले दिन ही अगर आप सोचोगे कि भाई मैं सब कुछ कर लूंगी, तो फेलियर हो जाएगा। हमें फेल नहीं होना है, हमें सहज केसो मीठा। फिर रिफ्रेन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। हम जब और साधना करते हैं, सारे गैजेट्स को अपने पास रखते हैं, और ये गैजेट क्या है, ये चोर है, ये हमारी ऊर्जा को चुरा ले जाते हैं। इसलिए हमें दूर रखना चाहिए गैजेट्स को जब हम साधना कर रहे होते हैं। एक तो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, और दूसरा हमारी ऊर्जा का भी क्षय हो जाता है।
पर्सनल आसन जपमाला बुक, जो भी, यहां तक कि अर्चना आंटी तो कहती हैं आप वो एक ही वस्त्र पहन के करो, वो तो एकदम और आगे के लेवल की बात करें, कर सको तो बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि उस वस्त्र में, उस आसन में, उस जपमाला में, उस बुक में क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी जुड़ गई है। आप जैसे ही वो जपमाला लेते हैं, आपकी वो जो लास्ट एनर्जी थी उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उस पुस्तक से कनेक्ट हो जाते हैं, उस आसन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो और अपना आसन जपमाला, अपनी पुस्तक कभी किसी और को मत दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप दोगे उसकी ऊर्जा उसमें आ जाएगी, फिर आपको समय लगेगा अपनी ऊर्जा को वापस क्रिएट करने में। तो हर चीज आपको पर्सनल होना चाहिए। पंच तत्व के साथ आपको जुड़ना है। क्यों पंच तत्व के साथ जुड़ना है? क्योंकि हम बने हैं पंच तत्व के। हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। तो जब हम एक्सटर्नली पंच तत्व के साथ जुड़ के करते हैं तो हम अपने इंटरनल में भी वो कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है एक दीपक जलाओ। दीपक जलाते तो क्या होता है, हम अग्नि तत्व से जुड़े। जल को सामने रखो, तो जल के साथ क्या हुआ, हम जल तत्व से जुड़े। साथ में जब हम मंत्र कर रहे हैं तो जल चार्ज हो रहा है, मैंने बताया क्यों चार्ज हो रहा है, वो साइंस क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हो रहे हैं। और फिर उसको जब हम, फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं, हम उसे छिड़क सकते हैं, कोई चीज है तो हम वहां पे लगा सकते हैं, किसी को कोई रोग है तो उसको लगा सकते हैं गंधोदक जैसे। तो हम जल को रखें। वायु के साथ कैसे कनेक्ट हुए, अपने श्वास के द्वारा वायु से कनेक्ट हो। आकाश तत्व से कैसे कनेक्ट हुए, अपने मौन के द्वारा। जब हम मौन करते हैं तो हमारा एक्सपेंशन होता है, आकाश तत्व जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। और हमेशा धरती माँ को प्रणाम करें, भूमि नमन करें हम, अपनी साधना के पहले, साधना के बाद उनसे आशीर्वाद ले और फिर शुरू करें। तो ऐसे पांचों तत्व को हम अपने अंदर जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारी साधना बहुत उच्च कोटि की होगी। और फिर इट गोज विदाउट सेइंग, विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन जो होना चाहिए, इमोशनल एंड सेंसरी, इसके बारे में तो बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूं। तो ये है अनुष्ठान करने का सही तरीका। अगर आप इस तरह से करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिले तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि मंत्रास नेवर फेल, यू हैव द पावर, यू हैव द पावर। बस हमें क्या लाना है, ट्रस्ट और कमिटमेंट लेके आना है, विश्वास लाना है, होगा ही होगा। इस अनुष्ठान में नहीं हुआ अगले में होगा, अगले में नहीं हुआ उसमें में होगा। ये विश्वास लाना है कि सारा मेरा किया हुआ है, ये मेरे ही कर्म है, और अगर मेरे कर्म है तो मुझे ही इसे ठीक करना है। फुल ट्रस्ट एंड कमिटमेंट, कंप्लीट सरेंडर एंड डिटैचमेंट। आप लोग घर में दही जमाते होंगे ना, तो जब दही जमाते हैं तो क्या हर 10 मिनट में जाके उंगली घुसा घुसा के चेक करते हैं क्या, जमी की जम नहीं जमी, जमी की नहीं जमी? ऐसे करने से दही जमेगी? नहीं जमेगी, उसको छोड़ देना पड़ता है। इसलिए जब हम अनुष्ठान कर रहे हैं मत वो करिए कि अरे अभी रिजल्ट नहीं मिला, मत उतावले होइए, होगा, होगा, जरूर होगा, विश्वास रखिए जरूर होगा। और फोकस किस पे रखिए, फोकस रखिए अपनी साधना के ऊपर। क्योंकि अपनी साधना के ऊपर जब आप फोकस रखेंगे तो क्या होगा, आप उस रिजल्ट को पाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि फोकस किस पे रखो, कर्मों पे रखो, फल पर नहीं रखो। अगर फल पे फोकस रखोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा उतना अच्छा। और फिर ये बात आपको जानना है कि जो भी तकलीफ आप फेस कर रहे हो इस जीवन में वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही कर्मों के कारण है। तो अगर आप अपने कर्मों के कारण अपने किडनी में ये स्टोन क्रिएट कर सकते हो, अपने हार्ट में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हो, तो क्या अपने अच्छे कर्मों के कारण आप अपने किडनी से स्टोन नहीं निकाल सकते, हार्ट से ब्लॉकेज नहीं निकाल सकते? जरूर निकाल सकते हैं, अगर हम वो विश्वास रखेंगे, वो ट्रस्ट रखेंगे। क्योंकि जो मनुष्य जन्म हमें मिला, बड़े भाग मनुष्य पतन पावा, और वो भी ये जैन कुल, वो जैन कुल में भी इतना अच्छा एनवायरनमेंट कि हम इस तरह के चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, हम इंटरेस्ट रखते हैं, हम कनेक्टेड हैं। ये तो भाग्य की बात है। तो जब हमें इतना अच्छा भाग्य मिला है तो हमें उसको यूज करना चाहिए, हमको अपने प्रॉब्लम से नहीं जूझना चाहिए। बोलते ना, बहुत सुंदर भजन है, मेरा बहुत फेवरेट है, जब भी मुझे थोड़ी अपनी तकलीफों का वो होता है मैं उसे याद करती हूँ तो एनर्जाइज हो जाती हूँ। कह दो खुदा से, नहीं, मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मत बोलो, कंप्लेन मत करने जाओ भगवान को कि अरे भगवान इतना बड़ा प्रॉब्लम दे दिया, ऐसा दे दिया, वैसा दे दिया। बिल्कुल भी नहीं। आप उस प्रॉब्लम को बोलो कि मेरे पास मेरे आदिनाथ भगवान है, मेरे पास मेरे मानतुंग आचार्य जी है, मेरे पास भक्तामर जैसी श्रेष्ठ रचना है, मेरे पास ये मंत्र है, मेरे पास ये शक्ति है। तुम क्या, ऐसे 100 प्रॉब्लम भी आएंगे मैं सॉल्व कर सकती हूं।
जस्ट वेट, तुम जीतते कि मैं जीतती, चैलेंज की तरह लीजिए और बताइए वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। इट हैज टू सॉल्व, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपका भाग्य आपने खुद लिखा है। आपकी जितनी तकलीफें हैं वो आपकी लिखी हुई है, जितनी अच्छाई है वो सब आपकी लिखी हुई है। एवरीथिंग इज अ रिजल्ट ऑफ योर कर्मास। तो अगर बैड कर्मास से प्रॉब्लम आई है तो अब गुड कर्मा से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। So, embrace the power of Bhaktamar Stotra and see the magic unfolding in your life. आपके पास 48 मैजिकल टूल्स, मंजू भाभी है ना, इसे कहती है मैजिकल टूल्स। आपके पास 48, मतलब जैसे एक जिन नहीं है, 48 जिन है। जो प्रॉब्लम चाहिए उस बटन को प्रेस कीजिए। जो प्रॉब्लम, बुद्धि चाहिए 6 नंबर, अच्छा रिलेशनशिप ये 11 नंबर, कोर्ट केस है 23 नंबर। जो प्रॉब्लम है उसके बटन को प्रेस करते जाइए और फिर देखिए कैसे मैजिक होता है आपके जीवन में। होना ही होना है, आपके जीवन में मैजिक होना ही होना है, राइट। तो इसके साथ हमारा आज का ये सत्र कंप्लीट होता है। ये मेरा क्यूआर कोड है, इन केस आप जुड़ना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टा वगैरह सबके साथ में, तो आप इसको स्कैन करके आप मेरे सब सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकती हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बट प्लीज आप सिर्फ मैसेज करिएगा या वॉइस नोट भेजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, कॉल नहीं। मैं कॉल्स नहीं अटेंड कर पाती, आई एम सॉरी, मैं सॉरी, क्षमा मांगती हूँ, लेकिन कॉल्स नहीं, खाली आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या वॉइस मैसेज कर सकती हैं। ये मेरा ग्रुप का लिंक है, इन केस यू वांट यू कैन ज्वाइन माय ग्रुप सो दैट आई कैन स्टे कनेक्टेड विथ यू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं एक मिशन में हूं, मैंने गर्भ संस्कार एकेडमी खोली और मेरा मिशन है कि कैसे हम दिव्य आत्माओं को इस धरती पे ला सके। उसके लिए मैं प्लानिंग और प्रेगनेंसी स्टेज में मैं वुमेन को हेल्प करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ, गर्भ संस्कार का ज्ञान देती हूँ और उनके साथ उसको मैनिफेस्ट करवाती हूँ। तो अगर आपको लगा कि जिस तरह का हमने आज किया वो अच्छा है, तो प्लीज ये मेरा लिंक है, इसमें अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी हो जो गर्भवती होना चाहती हैं या भी शादी हुई है, कुछ समय बाद वो प्लानिंग करेंगी, तो ऐसे जो भी महिलाएं, प्लीज आप कनेक्ट कराइए। क्योंकि हमें हमारे जो हमारा जैन कुल है उसको और श्रेष्ठ बनाना है और उच्चतम बनाना है। अभी हमारी फर्टिलिटी बहुत कम होती जा रही है, इट्स अ ग्रेटेस्ट, मतलब आज दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है फर्टिलिटी। बच्चे नहीं हो रहे हैं और एक समय ऐसा आने वाला है जहां पे अभी पूछते हैं लोग कि कितने बच्चे हैं, उस समय पूछेंगे आपके बच्चे हैं क्या। बहुत जल्द आने, ज्यादा समय नहीं है, अनाउंस हो गया 20 से 25 साल में। बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत कंट्रीज में आ चुका है, इंडिया में 2050 तक ये स्टेज आ जाएगी। जब आप पूछोगे बच्चे हैं क्या आपके, तो नहीं करना है हमको वो, हमें अच्छी अच्छी आत्माओं को लेके आना है और अच्छा संस्कार देना है और अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना है। तो ये मेरा एक मिशन है, इन केस अगर आप चाहते हैं तो यू कैन गेट पीपल कनेक्टेड थ्रू दिस। तो इसके साथ मैं आज के इस सत्र को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आई